गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, जुम्मा मुबारक। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। और अगर आपके दिन का आगाज थोड़ा सा लेजी हो रहा है तो जस्ट वेक अप और दिन का आगाज अच्छा करें। वो एनर्जी अपने अंदर लेकर आए, वो एनर्जी पूरा दिन आपको नजर भी आती है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा लेजी बंदा है तो उसको झंझोड़ें और उसे कहें वेक अप ब्रो, की जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वाकई बहुत जरूरी है ताकि एनर्जेटिक फील करें, फील करेंगे तो आप हो भी जाएंगे। फील्ड में जाने के लिए एनर्जेटिक फील करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुस्ती जो है वो अपने अंदर से निकालें, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज बड़े ज़रूरी टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं और वो ये कि कुछ लोग कहते हैं जी हम सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करते, विच इज़ फाइन कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है, बट जो लोग कर रहे होते हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, मुझे लगता है कि चूंकि आपकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है, आपका प्रोफेशन, आपकी नेचर ऑफ जॉब एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते ही हैं कि आप उसमें सिर्फ प्रोफेशनल कंटेंट, प्रोफेशनल बात और प्रोफेशनली चीज़ों को लेकर चलें, दैट्स ओके। बट मुझे ये लगता है सबीन के समहाउ अगर आप बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ को छुपा के रखते हैं और उस पर बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज भी आप बिल्कुल उसे छुपाएं, तो मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि इट्स नॉट नाइस। आप थोड़ा बहुत तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग चूँकि जान रहे होते हैं, जानना चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो जो पर्सनल होते हैं, वो तो होने भी चाहिए पर्सनल, इट्स गुड। लेकिन अदरवाइज बिल्कुल ही अगर फैमिली को आपने ओन नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि आप ओन नहीं कर रहे, कि अगर आप किसी को बताना नहीं चाह रहे कि आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं या आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पिक्चर्स लगाएं या उनके बारे में बात करें, बट हाँ, ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत आपके बारे में, अगर आप प्रोफेशनली इतना साउंड है, इतना आगे जा रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। वो नियत की बात अलग होती है जो आप बात करें, बट अगेन देखिए कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं काफ़ी ना, कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं होते एंड समटाइम्स दे डोंट प्रेफर कि उनके पार्टनर की पिक्चर सोशल मीडिया पे जाए, एंड वो प्रेफरेंस अपनी जगह पे होती है वो चीज़। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, वो शायद हर किसी की मर्जी के पर्सपेक्टिव से भी है कि कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, बिकॉज शुएब लोग अक्सर नेगेटिविटी से भी बहुत डर रहे होते हैं ना, क्योंकि सही बात है, क्योंकि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा होता कि उसके स्पाउस के बारे में कोई बैड कमेंट करे, या उसके स्पेशली बच्चों की जब बात होती है ना तो पेरेंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो वो अक्सर आपने देखा है वो फेस, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज फेस रिवील नहीं कर रहे होते बच्चे का, कि फेस पे कोई शक्ल पे कोई कमेंट करेगा या इस तरह से, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे हैं ना। तो बच्चे को साइड पे करके पिक्चर बना लेना फिर। हाँ, वो ऊपर स्टार क्यों लगाना है? वो एक अलग बात है ना, वो बात है। वैसे मैं भी अक्सर ये बात करती हूँ कि आपको लाने की क्या जरूरत है ना, व्हाट्स कि आप बिल्कुल, और फिर लोग कर रहे हैं अच्छा पिक्चर बनाए, शायद वो शायद इसलिए भी कर रहे होते हैं कि मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लोग ना, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ना, और वो आपने देखा जो पहले दिन का बच्चा होता है वो तीसरे दिन का बच्चा, मतलब 2 दिन में बच्चे की शक्ल भी काफी ज्यादा आपको फीचर्स चेंज होते हैं ना काफी ज्यादा। तो वो शायद ये भी चीज होती है, नजर का भी एलिमेंट होता है काफी ज्यादा। सो प्रोबेबली ये भी फैक्टर्स होते हैं। दूसरों के बच्चों के साथ पिक्चर लगा लेंगे, ये भी गलत बात है ना फिर। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव और भी है। फॉर एग्जांपल मैं मेल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आपकी फीमेल कोलीग्स भी हैं ना, और आप पिक्चर्स भी बनाते हैं, आपकी वीडियोस भी होते हैं, आप शेयर करते हैं। मैं अपने ऊपर रख के बात कर लेता हूँ, हम इकट्ठे काम करते हैं, बहुत से फीमेल कोलीग्स से हमने काम किया, पिक्चर्स होते हैं, वीडियोज़ होती हैं। अब उसमें मैं अगर ये कहूँ नहीं जी मेरी वाइफ की तो मैं पिक्चर नहीं लगाऊंगा अपने साथ, तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये मेरा डबल स्टैंडर्ड है। कि मैं अगर फीमेल कोलीग के साथ पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो फिर why not with my family? हाँ, अगर आपकी फैमिली पर्दा करती है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है। बट जनरली अगर आपका एक होता है ना, नॉर्मली अगर आप बाहर जाते हैं मार्केट में, सबके साथ लगा रहे हैं और आप अपनी बीवी के साथ नहीं लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अजीब मामला होता है। ये बात भी है। मैंने बात आपसे वही बकीना शुएब, नियत, इसके अंदर ना नियत का फतूर बहुत ज्यादा है। तो वो एक फैक्टर है कि आप क्या इस बारे में सोच। एनी हाउ, ये देखिए हम भी डिबेट कर रहे होते हैं, अपने हम राय का इज़हार कर रहे हैं, सीख रहे होते हैं हम भी ना, हम भी कोई ऐसे नहीं कि ये भी ठप्पा लग गया कि ये बात ठीक है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स के जो नॉर्मली हमारे घरों में भी डिस्कस होती होंगी कि अच्छा वो फलाना क्यों नहीं लगाता, फलाना इस बारे में बात क्यों नहीं करता। तो हम डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो सकती हैं, बट देन अगेन डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। एंड देन बाज़ औक़ात कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने के चक्कर में भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ये चीज़ ही साइड पे कर दें कि वी आर मैरिड और यू आर नॉट मैरिड, स्पेशली इफ़ यू आर फेमस।
ये चीज़ भी Absolutely. बहुत मैटर अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी फ़ौरन से मेरे माइंड में आ गई। एक्टर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बड़े सीनियर एक्टर हैं वो। उन्होंने एक बात की किसी शो में, उन्होंने कहा जी पता नहीं उनकी फैमिली से कोई खातून थी और उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आ रही हो, तो उन्होंने कहा जी मैं एक्टिंग से करके आ रही हूँ। उन्होंने कहा हैं मतलब एक्टिंग, हालांकि वो खुद एक्टर हैं। अच्छा, तो उन्होंने बड़ा उस पर ना रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी बड़ा हमने इस पर डिस्प्ले का इजहार किया, तो उस पर क्रिटिसाइज हुआ कि मतलब आप खुद एक इंडस्ट्री में हैं, आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। आप फीमेल स्टार्स के साथ एक्टिंग काम करते करते हैं। हैं। सो फिर घर वाले अगर काम करें तो वहाँ पे क्या मसला है होता आपके है, साथ? या तो फिर exactly. आप भी ना करें वो काम। एक ऐसा प्रोफेशन जिसका आप पार्ट हैं और उसमें आप ये अगर राय रखें कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कल को इस प्रोफेशन में आए, खुद देन क्यों यू है? आर डिसरिस्पेक्टिंग योर प्रोफेशन। और खुद क्यों है पे? और खुद क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो काम ठीक नहीं है, वही कमाई आप बच्चों को खिला रहे हैं। अगर आपको लगता है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि वो काम ठीक नहीं है, वैसे काम देखिए फील्ड कोई बुरी नहीं होती है, आप उसको किस तरीके से कर रहे होते हैं वो मैटर कर रहा होता है। एनीहाउ, अपनी राय भी हमें ज़रूर आप बताएं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। एब्सोल्युटली, स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत मज़े का हमारा सेगमेंट आर्ट एंड द आर्टिस्ट, उसमें एक और आर्टिस्ट आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छा, इनका काम बड़ा यूनिक सा लगा है मुझे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका काम है। कलर्स का बहुत इस्तेमाल किया गया और सबसे अच्छी चीज़ ये कि वो सारी चीज़ें ना, एक तो डेकोरेशन के लिहाज से तो एक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उसकी जब डेकोर के साथ साथ उसकी यूटिलाइजेशन भी हो सके तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो कैसे है ये आर्ट, ये किस तरह से बनाती हैं, कितने अरसे से इन्होंने शुरू किया, अपना बिजनेस किस तरीके से इन्होंने रन किया, स्पेशली सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को किस तरीके से लेकर चल रही हैं, आज इस हवाले से बात करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं जी शम्सा उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम शम्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। ग्रेट टू हैव यू शम्सा। फर्नीचर पेंट एंड डीकोपाच बड़ा डिफरेंट सा काम है जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया? मैंने तो वैसे मैं प्रोफेशनली आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और उसके अलावा जो आप कह लें कि मेरा एनिमेशन और इन सारी चीज़ों से जो था ना, वो आप कह लें कि डिग्री मेरी बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थी। फिर उसके बाद जॉब की एंड देन अपना करियर स्टॉप किया क्योंकि शादी, बच्चे, एक होम मेकिंग में आप बिज़ी हो जाते हो। फिर उसके बाद काफ़ी गैप के बाद जब घर में बैठे एक वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी चल रहा होता है औरतों का, और वो सारा के करियर को बिल्कुल ब्रेक लगाई हुई है, तो वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है हर उस औरत के लिए जिसने अपने करियर का पीक भी देखा हो एंड देन वो सब कुछ बिल्कुल स्टॉप करके पीछे कहीं छोड़ आई हो। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन थी कि यार चलो घर पे बैठे बैठे ना थोड़ा बहुत कुछ पेंटिंग में कुछ हॉबीज़ वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह के लाइक आप अपना टाइम वेंट आउट। हाँ वेंट आउट एग्जैक्टली, कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी आपके अंदर है और आप जो है ना उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने उस टाइम को, जो कि घर के काम, बच्चों के काम, सारे काम से फारिग हो के आप अपने लिए कुछ करते हो और उससे आप रिलैक्सेशन फील करते हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो था वो मैंने छोटी मोटी पेंटिंग्स वगैरह और इस तरह स्टार्ट किया। एंड देन एक दिन किचन में खड़े खड़े खाना पकाते पकाते मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत पिक्चर्स थी अच्छी अच्छी, जो कि बाकी सब देखते थे तो कहते थे ये बहुत अच्छी तुम पेंटिंग करी हो घर पे बैठ के और इस तरह ये सब कुछ। तो वो एक मैं कहती हूँ कि वो मेरी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, और कि मैंने वो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। और कब बनाया था ये? 2020 में। ओके, कोविड लॉकडाउन अभी स्टार्ट होने वाला था, 18 मार्च को बनाया था और लॉकडाउन आई थिंक 26 मार्च से स्टार्ट। कोविड ने बहुत एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि वो फिर जब एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला उसकी लिए लोगों को फिर बहुत सारे रास्ते डिजिटल मार्केटिंग लोगों ने सीखी है इस दौरान, उसमें रहना सीख लिया, रहना सीख लिया एग्जैक्टली। और मेरी जो अगर मैं करियर वाइज बात करूं तो मेरा था भी सारे का सारा जो मेरा काम था वो था टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन पाकिस्तान। हम लोग डिस्टेंट लर्निंग पे काम करते थे बैक इन 2012 जब ये ई लर्निंग का या ऑनलाइन क्लासेस का तब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो उस वक्त हम जो था वो फिर हम बनाते थे ये सारा डिजिटल और इंटरेक्टिव कंटेंट, जो कि स्मार्ट बोर्ड्स अब तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में है, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट था। तो हमने सारे का सारा काम ही टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन पाकिस्तान में किया था, और कि अमेरिका से जो है वो आप लेसन्स डिलीवर कर सकते हो, आप पाकिस्तान में बैठे बच्चे जो हैं वो लेसन्स ले सकते हैं अमेरिकन टीचर से।
तो वो जब कोविड आया तो उसकी वजह से ये सारे का सारा सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, सब कुछ बंद था। तो एक ये नया सिलसिला स्टार्ट हुआ ई लर्निंग का, या ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इन सब का। अच्छा, बड़ी तो ये ज़बरदस्त सारी चीज़ इस चीज़ें- वक्त जो हम कैमरे में भी दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे ज़रा आपके काम पे हम बात करें। आर्ट ये क्या है? ये बेसिकली एक फर्नीचर पीस है, आप कह लें। ड्रॉर टेबल है, साइड टेबल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और इसमें ना ये सारी ड्रॉर्स लगी हुई हैं। और इसको जो है, ये बिल्कुल रॉ MDF था, वुडन पीस था, उसको मैंने प्रॉपर पूरा पेंट किया है। और इसमें फर्नीचर अपसाइक्लिंग की भी है टेक्निक्स और डीकोपाज। बट ये ऑलरेडी बना हुआ था लेकिन आपने पेंट किया है इसको? हाँ, ये बना हुआ था और उसको मैंने जो है वो पेंट किया, मतलब रॉ MDF मैंने लिया था और इसके ऊपर प्रॉपर फिर पूरी पेंटिंग हुई है। बड़े प्यारे कलर्स और मोर आपने बनाया, बड़ा डिटेल्ड काम है इसके ये ऊपर। हाँ, ये सारी ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो आपका टाइम मांगती है, और कलर्स और ये सारी चीज़ें। और लेकिन आप इससे पहले पहले पेंटिंग करती थी आप? नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल तक किया, उसका तो कभी भी नहीं की है मैंने। जैसे आपको बताया ना कि वो अपना टाइम किल करने के लिए, जब मैं बिल्कुल फारिग होती थी घर में, फारिग इन द सेंस कि जब और कोई काम नहीं था घर और बच्चों के काम के अलावा, तो वो फिर टाइम उस मिलता वक्त- कैसे था आपको? वो एक बड़ी मोटिवेशन आती थी अंदर कि बच्चे सो गए हैं, अब मेरे पास एक टाइम है। अब मतलब रात के टाइम 12-1 बजे के करीब मैं उठती थी और मैं कहती थी कि पेंटिंग मैंने करनी है। और मैं बिल्कुल वार्डरोब वाली छोटी सी लाइट होती थी जिसमें मैं ये सारे बैठ के पेंटिंग कर रही होती सुकून का थी। टाइम वही मिलता और होगा सुकून का टाइम कि अब कोई बेल नहीं बजेगी, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो वो पेंटिंग करते करते मुझे नहीं पता था कि कभी मतलब इस पेंटिंग को ही मैं अपना बिजनेस बना Profession बना लूंगी लेंगे। या अपना प्रोफेशन बना लूंगी, ये मेरी पहचान एज अ बन जाएगी। बिजनेस अच्छा स्कोप है इसका हाँ, भी? इसका अच्छा स्कोप है, क्योंकि जैसा अभी आपने बात की कि एक तो डेकोर पीसेस होते हैं, लेकिन अगर उसी को अगर हम साथ एक पर्पस उसका दे दें कि तो वो फिर utilization। आपको यूटिलाइजेशन हो जाए उसकी, तो फिर लोग उसकी बहुत डिमांड करते हैं। और मेरा सारे का सारा काम है ही कस्टमाइजेशन पे। सही। जैसा ये एक जाय नमाज रैक है, ये अब घर पे ऑब्वियसली जाय नमाज वगैरह हमने रखनी है, तो वो एक डेकोर पीस भी हो गया और इसकी आप कह लें कि यूटिलिटी और भी ये हो गया। पैच वर्क है इसमें सेंटर में ना? हाँ, ये सेंटर में डीकोपाज टेक्निक है और साइड्स पे सारा आपने सिर्फ ये merge किया उसके साथ, हाँ, paint उसको के मर्ज through। किया है विद द स्टेंसिल्स, ये मोटिव्स वगैरह ये खुद बना के लगाए हैं। तो ये इस तरह डिफरेंट जो हैं वो आप टेक्निक्स जो हैं वो उनके साथ अपने फर्नीचर पीसेस को जो है वो रीवैम्प कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ आपको ये जो ग्रीन कलर है, सी ग्रीन, ये आपको बड़ा पसंद है हाँ, ना? ये डिमांड में भी बहुत होता है। डिमांड में भी है ये डिमांड में भी है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा घरों में गोल्ड और ये ग्रीन्स ब्लूज इस थीम बड़ा में vibrant है ना? 2-3 सालों से मैंने देखे ग्रीन का बहुत कल्चर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, ये शायद इस वजह से भी, क्योंकि एक वो ना मिंट ग्रीन और वो Yes। बड़े बिल्कुल। रिफ्रेशिंग सारे आजकल shades एक सेज ग्रीन कलर काफी आया हुआ है, तो वो ये साथ मेरा हाल वो ट्रेंड आई चलता थिंक रहता है। हर शेड ना उसको ट्रेंड आता है, काई Trend ग्रीन आता का भी आया और वो बहुत Exactly, ज्यादा मैं नजर आया, हाँ, सोफे में बहुत बहुत ज्यादा। नजर आना शुरू हो गया था हमें हर तरफ। बिल्कुल, ये तो ये ट्रेंड के साथ है। अब जिस तरह थोड़े अरसे पहले फर्नीचर रिवैम्प या डीकोपाज का इतना आइडिया भी नहीं था लोगों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अब ट्रेंड में आ अच्छा, रही है। पहले मैं देख रही थी कि जो डीको फर्नीचर होता था वो सस्ता होता था हाँ। एज कम्पेयर टू ये जो चिन्योटी का होता है और वो दूसरा तो polished one। फर्नीचर, Exactly। वो बड़ा पूरा डिफरेंट वो सा होता handmade था। और उसमें वो- लेकिन अब जो आप डीको फर्नीचर लेने हाँ। जाते हैं तो आपको वो लग डीको पता पेंट की क्या जाता है। कॉस्ट है उसमें? तो ये बिल्कुल, ट्रेंड ये- देखें किस तरह के, आपको पहले शायद वैल्यू का अंदाजा नहीं होता किसी चीज का, क्योंकि अच्छा तो वो तब भी था और अब शायद स्कोप और की वजह उसकी से डिमांड है। आई थिंक उस वक्त डीको और आपके डीको पर बहुत हाँ, फर्क भी ये आ फर्क गया। भी आया फर्क भी है। Okay। और दूसरा ये कि अब जैसा आपने देखा होगा कि फर्नीचर पेंटिंग वगैरह या जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो अपने पुराने फर्नीचर को रीवैम्प करके एक बिल्कुल न्यू लुक दे रहे हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था तब पाकिस्तान में वो मटेरियल मिलता भी नहीं था। जिस तरह ये राइस पेपर्स हैं, ये प्रॉपर ये राइस पेपर्स होते हैं जो कि हम ये बिल्कुल, और फर्नीचर अच्छे खासे महंगे होते हैं ये ये। महंगे होते हैं। तो वो फिर वही वाली बात है कि उस वक्त वो पाकिस्तान में मिलते नहीं थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड के जो Vintage का हाँ विंटेज का और ये सारा का सारा फिर मटेरियल आना शुरू हुआ। पहले तो हम चाइना से या इस तरह यूके वगैरह से मंगवा रहे हैं, अब पाकिस्तान में ही माशाल्लाह से इतने वेंडर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो है ना ये सिलसिला चल पड़ा है और आर्ट जो है वो अब माशाल्लाह से एक बिज़नेस बन गया है। और अगर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो मैंने रॉ टेबल भी ख़रीदा है, ये भी एक फ़ीमेल वेंडर हैं जिनसे मैंने ख़रीदा है। जो ये पेंट्स वगैरह हैं ये भी माशाल्लाह से पाकिस्तान में फ़ीमेल वेंडर्स हैं जो कि कुछ तख्लीक करती हैं और कुछ फैक्ट्री बेस्ड वो सारा वो। तो मतलब ये सारे का सारा आर्ट बिजनेस A to Z अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप कह सकें कि ये औरतों के हाथ में, तो ये गलत नहीं होगा। इसका मतलब बहुत सी अब औरतें इस चीज़ में बिजनेस माइंड ऑफ आगे सेट के साथ हाँ, हैं। बिल्कुल। और उसको पूरा एक कहते हैं कि रंग और ऑब्वियसली औरतें
औरतें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं क्या Aesthetics में ज़ाहिर है, चीज़ें इसमें कोई स्टैटिक्स शक और वो नहीं है, सारा। हाँ। तो क्या पेंट्स, क्या ब्रशेस, क्या ये राइस पेपर्स, मोटिव्स, ईच एंड एवरीथिंग, ज़ाहिर है पीछे काम करने वाले तो कारपेंटर्स और वो सारे हैं, वो मैन पावर है, बट उसको एक Idea तरीके से देना। लेके चलना, उसको आइडिया देना। अच्छा, अपनी it's थॉट्स like- भी बड़ी अलाइन होती होंगी ना हाँ, फिर। अब बिल्कुल। मी टाइम जो है, और वो मी टाइम आपका बिजनेस भी बिजनेस बन जाए ये तो मेरा हाल है ये तो वो एक चेरी ऑन टॉप हो जाता है क्या आप उस हॉबी से आप अर्न भी कर रहे हो और उस और बहुत से खवातीन हैं जिनकी हॉबीज़ तो हैं, जिस तरह आपने खुद भी कहा ना कि आप बनाती थी, लोग कहते थे कि बहुत अच्छी तूने अच्छी बनाई है, है। हाँ। ऐसे में बहुत से खवातीन कुछ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, कुछ बिल्कुल। आर्ट वर्क बहुत अच्छा क्रिएट कर रही होती हैं, बट वो उसको प्रोफेशनली लेकर नहीं चल नहीं पा रही चलती। होती है, या तो उनको ट्रस्ट नहीं होता कि हम कर पाएंगे, क्या आई मीन इन्वायरमेंट भी समहाउ इतना फिजिबल नहीं होता। सो थोड़ा सजेस्ट करें उनको भी, अगर ऐसा कोई टैलेंट है, ऐसा कोई स्किल है, तो हाउ टू मेक इट यू नो इन अ वे कि प्रोफेशनल आप उसमें हो जाए और अर्न करें उसका उससे। मैं ये कहती हूँ कि अब देखें इट्स 2026, दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है और एवरीथिंग इज़ जस्ट अ कंटेंट अवे। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ है, आपने इवन अगर कोई जिस शादी के लिए कोई बुकिंग करनी है, कोई छोटे मोटे यू नो मेहंदी का डेकोर सेटअप है, ये वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग A to Z कह लें कि हर चीज़ के पेजेस बने हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको घर पे बैठ के विदाउट एनी यू नो आप कह लें कि हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी अपनी दुकान खोलने के लिए, हमें कोई फिज़िकली उठ के जाना नहीं पड़ा, हमें कोई जो है ना वो बिजली का बिल या कोई अगर हमने कोई रखे हैं लोग वगैरह उसमें हायर किए हैं, उनको हमने कोई तनख्वाह वगैरह नहीं देनी। तो मैं सब औरतों से ये कहती हूँ कि यार आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप अपना बिजनेस उसी से रन कर सकते हो। किस तरह कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छी सी पिक्चर्स बनानी है। सही। अगर आप कोई फूड का आपको है कि जिस तरह कोई लोग खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, आपने उन खानों की अच्छी सी तस्वीरें बनानी है एंड देन अपना सोशल मीडिया पे अपना एक पेज बना लेना और सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो। उससे ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये देयर इज़ समवन जो कि ये काम कर रहा है। सिर्फ आर्ट से नहीं रिलेटेड, कोई भी आपकी फील्ड हो, कोई भी आपके स्किल्स हो, आप उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आज के दौर में अपने स्किल्स को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा जो सोशल मीडिया है ना उसकी उसको गेम को समझना है। तो वो आई मेक श्योर कि मेरे जितने भी ऑनलाइन या फिजिकल वर्कशॉप्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनको जो है ना ये सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दूँ कि भाई पेज बना लो। जैसा मेरा कोई पीछे वो नहीं था कि मैं पेज बनाऊंगी तो आज से 6 साल बाद मैं यहाँ पे राइजिंग पाकिस्तान में बैठे उसके बारे में बात करूंगी। यू नो इट वाज जस्ट अ स्टेप। सो आप स्टेप ले लें, आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है वो बेहतरी आती ही रहती है। आप खुद उसको बेहतर करते हैं, आप खुद उसको बेहतर करते हो। आपने पिक्चर खींची, आपने उसकी वीडियो बनाई। अब जिस तरह ये सारी की सारी प्रोसेस वीडियोस होती हैं, बिल्कुल रॉ से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक मैं अपनी वॉइस ओवर के साथ वो प्रोसेस वीडियोस जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ और वो माशाल्लाह से वायरल होती है और लोग देखते हैं। चैलेंजिंग के सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स को लेकर चलना है। बाजू का देखिए प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा होता है लेकिन लाइट्स और कैमरा और वो कैप्चर उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे होते कि वो उसकी ब्यूटी जस्टिफाई हो वो सके। बस ये है कि आप स्टार्ट कर लें। जैसा फर्स्ट एवर वीडियो जो मैंने वॉइस ओवर वाली बनाई थी, मैं अब देखती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ब्रेक्स लग रही है और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके काम में भी बेहतरी आती है, आपके स्किल्स भी उससे यू नो आप कह रहे हैं कि इन्हांस हो जाते हैं। तो बस स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप लेना है। मैं हमेशा जो है ख़वातीन है ना घर पे बैठी जो स्पेशली, क्योंकि मैंने अपना देखा कि करियर का भी पीक देखा और फिर मैंने वो वाला अपना पीक भी देखा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि यार मैं कुछ भी नहीं कर रही। मतलब ऑब्वियसली लाइफ वाज वेरी गुड माशाल्लाह, लेकिन एक वो जो अंदर से फील आती है ना कि यार कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही और दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और मैं किस लेवल पे मैं काम कर रही थी और बहुत से ख़वातीन इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी। आपने तो कहा करियर का पीक, लेकिन बहुत से ख़वातीन डिग्रीज की होती हैं, बिल्कुल करना चाहती हैं, कुछ करियर फोकस्ड होती हैं, बट यू नो समहाउ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं, या वो फॉर दैट मैटर उनके वो जो बात हमारी हर एंटरप्रेन्योर ये बात ज़रूर करती हैं कि पहला स्टेप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सी ख़वातीन उसी पहले स्टेप को लेने से ही डर रही होती हैं। जब वो पहला स्टेप लेती हैं उसके बाद तो यू नो चीज़ें बहुत आसान होती हैं, यू लर्न एंड देन यू ग्रो एंड देन यू एक्सेल। ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। अच्छा, ऐसे में ये जो सोशल मीडिया है ये पूरी एक साइंस है, पूरी साइंस इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और उसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा टाइम अगर आप दें, अब तो यूट्यूब के थ्रू या फॉर दैट मैटर कोर्सेज भी होते हैं, आप उसको फ़ौरन से सीख भी लेते हैं और आप सीखते हैं। आपने सीखा या बस आपने स्टार्ट किया? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइन तो मतलब मेरा एज अ प्रोफेशन था ही,
तो उस वक्त तो हम बैठ के हर एक चीज़ का लोगो बना रहे होते थे और इस तरह कर रहे होते थे। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिनमें आपने बस अपनी पिक्चर जो है वो उसमें अपलोड करनी है, वो खुद ही उसको अगर आपने टिकटॉक वगैरह कैपकट वगैरह देखा वो इतने टेम्पलेट्स और इतना कुछ है कि आप सिर्फ उसके अंदर घुसना है। वो ऐसी दुनिया है कि वो आपको हर कदम पे जो है ना वो आपको हेल्प करेगी। लाइक ये आज से 10-12 साल पहले नहीं होता था। तो अब मैं कहती हूँ कि अब सिर्फ अगर एक बहाना है ना जिसकी वजह से आप स्टार्ट नहीं करें, वो आपका अपना बहाना है कि मैंने करना नहीं है। अदरवाइज आप पहला स्टेप लेते हैं, वो खुद ब खुद आप अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर देते हैं। और अब तो वैसे ही इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है टेक्नोलॉजी में भी, एप्स में भी, सारी की सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, बस आपने स्टार्ट करना है। एग्जीबिशंस भी करती हैं? एग्जीबिशंस मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ये कस्टमाइज और इस तरह काम होता है। और अभी भी जिस तरह मैं लाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2-3 चीज़ें ही थी, सिर्फ ऑर्डर्स पे काम करती हूँ और ऑर्डर जो है वो चले जाते हैं। एग्जीबिशन के लिए तो आपको बड़ी एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। फिर साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ और फिजिकल वर्कशॉप्स भी वो होती हैं। तो फिर मेरे पास एज रेडीमेड कुछ भी नहीं पड़ा होता कि मैं जाके एग्जिबिट कर सकूं। और फिर टाइम भी नहीं होता होगा, टाइम भी टाइम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए। लेकिन आप क्लासेस भी दे रही हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं, तो टाइम बचता ही नहीं है। और फिर रेडीमेड जो है ना वो मुझे लगता है कि बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हर इंसान की ना अपनी वो है। जैसा मेरा काम अगर मैं कहूँ कि वो चला ही इस वजह से कि कस्टमाइजेशन थी। जैसे आप कहें कि आपको एक ब्लैक कलर की रेजिन ट्रे चाहिए, आप कहें आपको व्हाइट कलर की चाहिए, तो मैं आपके लिए ब्लैक बनाऊंगी, आपके लिए व्हाइट। ज़रा कुछ लोग होते हैं अपने थीम बेस्ड काम करवाते हैं, ऐसा ही किचन का अगर उनका इंटीरियर एक स्पेसिफिक कलर का है या ड्राइंग रूम का है, लिविंग लाउंज का, तो उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट उनकी होती है। अच्छा, एक वक्त था शम्सा कि हम अक्सर ना खेलों से मुताल्लिक या कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन से मुताल्लिक की बात करते थे। अच्छा, क्या लड़कियां भी आ रही हैं? तब हम आपसे पूछते हैं क्या लड़के भी सीखने आ रहे हैं? हाँ। लड़के अभी, बल्कि मैं कल एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड मेरे वो मेटा एड्स वगैरह चल रहे होते, तो एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने कहा नहीं, अभी फिजिकल वर्कशॉप तो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। तो उन्होंने बड़े मज़े से कहा हम लड़के किधर मर जाए। तो वो वही है कि इंटरेस्ट उनका भी है, क्योंकि देखा जाए फर्नीचर इंडस्ट्री तो है ही सारी मर्दों की, उन्होंने ही सारा वो किया है। तो वो अगर साथ साथ ये काम सीख लें और उनको नो हाउ हो तो ऑब्वियसली वो उनके लिए वैल्यू एडेड है। और उनके जिस तरह अब ये वाले इस तरह के डिज़ाइनर पीसेज या आप कह लें कि यूनिक पीसेज हैं, टाइमलेस पीसेज हैं, वो अपने उसमें रखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। आप ना सिखाना मर्दों को, खवातीन को सिखाएं ताकि वो ना डिपेंडेंट रहें, मर्दों खवातीन पे उनको काम दें। ऐसे ये कुछ मेरा वैसे ही मेरा वैसे तो डिपेंडेंट होते, ये काम भी खवातीन पे डिपेंड करना शुरू कर देते। नहीं, मैं कह रहा देखिए सदा खवातीन को काम मिलेगा ना, मैं ये इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसी खवातीन हैं मेरी, तो बल्कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसी हैं जो माशाल्लाह से अपने इस तरह की प्रोडक्ट्स बना के एंड देन ये जो बड़े बड़े फर्नीचर स्टोर्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी ये रखी हुई होती हैं। और ऑब्वियसली वो वेंडर्स पे डिपेंडेंट है ना, इन पे वो कहेंगे खवातीन से काम करवाना है। ये चीज़ है ऐसी कि मतलब अगर तो मैं कहती हूँ सारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में और सारे मर्द स्पेशली वो ये समझ लें कि यार हमारी औरतें अगर हम उनका थोड़ा सा साथ देंगे, वो हमारा उससे बढ़ के बहुत ज़्यादा साथ देगी। अभी आपने ये देखा होगा कि कोविड जब आया था, ये जो शॉप्स वगैरह थी, बाज़ार वगैरह, वो बंद हो गए और फेसबुक पे बैठ के उनकी खवातीन ने वो कपड़े, वो बर्तन, वो खिलौने, वो सारा कुछ लाइव आके सेल किया था। और वहाँ से जो है ये एक आप कह लें कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और इवन 2020 में ही आई थिंक 60,000 प्लस ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट हुए थे। अगर अल्लाह ताला ने थोड़े से बंद किए थे तो मेरा हाल है उससे डबल जो थे वो खुल गए, क्योंकि ज़ाहिर सेलिंग करनी थी। तो फिर वहाँ पे जो था ना वो मर्दों को आके पता चला कि नहीं यार ये जो है ना हम अपनी खवातीन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें तो वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तो कभी नहीं इस दौरान जब डिप्रेशन वाले फेज में ये कहा अपने हस्बैंड से, जब से शादी किया ना देखो मेरी जिंदगी क्या हो गई है, कुछ कर नहीं रही मैं? ये सुनना पड़ता है ना मर्दों को जब खवातीन कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, वो तो यू नो एक अच्छा नहीं, मेरा डिप्रेशन जो था वो थोड़ा सा मेडिकल उसमें था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो मुझे दोनों दफ़ा, जो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों दफ़ा क्योंकि सी सेक्शन हुआ था, तो उसके बाद वो एक फेज़ आता ही आता है, क्योंकि अंदर बहुत हार्मोनल चेंजेस और इस तरह वो हो रहे होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो था मुझे जब हुआ तो तब मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या फेज़ है। मैं सिर्फ अंदर ही अंदर वो कहती थी कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती कि जो है ना बच्चे पैदा हों तो वो माँ बड़ी खुश होती है, या माँ का एक वो बच्चे के साथ प्यार वाला रिलेशन है। मैं अपने बेटे के साथ क्यों नहीं प्यार करी, मेरा क्यों दिल करता है कि ये मेरे पास ना हो। या ऑब्वियसली वो एक बड़ा वो अजीब सा फेज़ था, और उस वक्त क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था, और मैं डरते मारे कुछ बताती नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही ख़वातीन वाले जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा कि अच्छा पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ समथिंग
जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होगी और आपने अपने आप को नहीं छोड़ना उस दरमियान। फिर जब मेरी 4 साल बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड कि यार ये फेज़ आएगा मेरे पे, और वो 3 to 4 months का वो होता है। तो फिर अभी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, सोशल मीडिया है मेरे पास, तो मैं अब बहुत सारी ख़वातीन जो स्पेशली यंग मॉम्स बनती हैं तो उनको मैं समझाती हूँ कि यार ये फेज़ आएगा, इसमें आपने अपने आप को नहीं छोड़ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ये भी जो है ना वो निकल जाएगा। हस्बैंड से भी लड़ाइयाँ होंगी, ससुराल वालों से भी होंगी, बहन भाइयों में हो जाती हैं, बट ये वो चीज़ नहीं है कि आप उसको परमानेंट अपने साथ स्टिक करके रख लें। तो उस चीज़ में फिर मैं कहती हूँ कि यार ये जो पेंटिंग है, ये जो ड्राइंग है, ये जो क्रिएटिव चीज़ है ना, ये आपका डिप्रेशन जो है वो उस लेवल को बहुत कम करेगा। जो इर्द गिर्द के लोगों की भी सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा। और फिर जब मैंने देखा कि जब मैंने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की ना लोगों को, और जब मैंने ये बताया कि यार कोई पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने अपना ये पूरा बिजनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो अब लाखों में है, मैंने सिर्फ 3000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। वो भी मैंने अपनी बहन से लिए थे यार, कि मतलब वो इतना आर्ट मटेरियल मैं ख़रीद रही हूँ और इस तरह पैसे बचते ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको स्टार्ट में लगाने पड़ते हैं। तो वो वुडलॉक्स का मुझे ऑर्डर आया था और मेरे पास लिटरली रॉ मटेरियल ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो मैंने लिए, उसको मैंने मैनेज किया, उससे मैंने प्रॉफिट कमाया, आई री इन्वेस्टेड इट, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला चल पड़ा। तो मैं ख़वातीन को ये कहती हूँ कि कुछ भी परफेक्ट स्टार्ट नहीं होता, आपने सिर्फ स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और मैंने तो किचन में खड़े खड़े विदाउट एनी वो उस तरह पेज बना लिया था, लेकिन आप जब प्रॉपर सोच समझ के, प्रॉपर अपना नेम सोच के, प्रॉपर अपना लोगो वगैरह बना के, लोगो बनाने का भी मैं बता देती हूँ यार, कैनवा डाउनलोड करें आप, ईजीली सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, अब बहुत इजी हैं, तो अब सिर्फ आपने स्टेप लेना है। तो ये चीज़ है, बस दिल का मसला जो है ना उसको हल करें। हाँ, दिल का मसला वो है ना कि मेरा दिल का मसला, क्या मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा, तो वो दिल का मसला हल करें, बाकी काम हो जाएगा, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह। कंप्लेनिंग मोड से भी मुझे लगता है वो भी निकलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जब आप स्टार्ट कर देते हो ना, लिटरली आपके आसपास लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, आपको फर्क नहीं पड़ता। इतना बिजी हो जाते हो अपने काम में और अपनी क्रिएटिविटी में और अपनी पेंटिंग वगैरह, और फिर जब एक प्रोडक्ट बन के निकलता है वो पूरा, उसकी एक नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है, अकम्प्लिशमेंट भी तो उससे आती है, अकम्प्लिशमेंट होती है, अचीवमेंट आपको फील होती है। फिर अगर उससे पैसा आ रहा हो तो और एक फाइनेंशियल फ्रीडम, मोटिवेशन बढ़ जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबको ये कहती हूँ कि पैसा आपके पास एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। नो डाउट कि ये सिर्फ हम, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आप शुगर में स्टार्ट करें या आप एज अ हॉबी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब आपको अर्निंग स्टार्ट होती है आपको पता चलता है कि यार दिस वाज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग, और अब आप जो है वो और करोगे। और फिर जब आपसे रिलेटेड अल्लाह ताला इतने लोगों का रिस्क जोड़ देते हैं तो वो आपकी एक इबादत बन जाती है। मैं तो कहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इट्स अ कंप्लीट इबादत, क्योंकि आपसे रिलेटेड कितने लोग हैं। जैसे अगर मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, मैंने पेंट्स ख़रीदे हैं, फिर अगर मैं ये कहीं डिलीवर कर रही हूँ तो वो जो कोरियर वाला है, वो पेंट्स वाले, राइस पेपर्स वाले, सबका रिस्क जो है वो इस एक प्रोडक्ट से बिजनेस है ना, ऑब्वियसली हर किसी की पूरा अपनी का पूरा जो है वो अल्लाह ताला एक पूरी एक गेम चला देते हैं। तो वो इकोनॉमी है ना, उस पे चल रही होती है। और अब और ना बिगर लेवल सोचे तो ये आपके पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। आपने क्या बिगर लेवल, क्या गोल आपने अपना सेट किया है? अभी मुझे लग रहा है कि जैसा कुछ अरसे बाद मुझे लग रहा है कि मैंने अपना एक प्रॉपर क्रिएटिव स्कूल बना लेना है, जिसमें जो है ना औरतों को, बच्चियों को स्किल्स जो है वो बहुत स्टार्ट लेवल से ही सिखाना शुरू कर देंगे। अभी जिस तरह मेरे पास आती हैं खवातीन, वो मेरे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो 70+ में, सॉरी मैंने सुनी नहीं, बहुत जेंडर बेस्ड काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मर्दों के लिए लाइफ उस तरह इतनी मुश्किल नहीं होती, औरतों के लिए ज्यादा होती है। लेकिन जिस जगह पे आप चल रही हैं मुश्किल हो सकती है ना? नहीं, मर्द जो इस तरह के और आएंगे, वो अल्टीमेटली उनके लिए हम क्या करें? कहते मर्द शाना बशाना चाहिए। हाँ, शाना बशाना चाहिए। ना उनका शाना रहा तो ना उनका बशाना रहा, उनको अपने साइड पे कर दिया। नहीं, आई वुड से कि जिस तरह जो मेरे पास खवातीन आती हैं, जो मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ 70+ एज की भी हैं, जो नानी दादी बन चुकी हैं और अब उनको वापस आके अपनी एक लाइफ मिल रही है, और इस तरह वो बड़ा खुश होती है। और उनके लिए बड़ी एक आर्ट थेरेपी होती है। एक तो मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका अक्सर जिक्र करती हूँ, वो कहती हैं कि जब से मैंने ये आपका मतलब ये पेंटिंग वगैरह ये वो स्टार्ट किया, मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन छोड़ दी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती अब। तो मतलब इट्स समथिंग बिग अचीवमेंट फॉर मी एज वेल। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, अब और बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनकी लाइफ अभी आगे पड़ी हुई है, आगे उनकी स्टडीज़ होगी, जॉब होगी, एंड देन एक टाइम आएगा जब उनको भी ये सारा कुछ साइड पे करके दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो उनका जो है ना वो माइंड वगैरह, उनका जो आप कह लें कि गोल वगैरह इस तरह सेट करने के, यार
हर लाइफ का फेज जो है वो डिफिकल्ट होता है, हर लाइफ का फेज डिफरेंट होता है. यू बिल्कुल. हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ. वेरी ट्रू, आप वाकई तैयार रहना होता है और ये बड़ा ज़रूरी, स्पेशली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से हम ये बात ऐड करते हैं यहाँ पे कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि नहीं नहीं उसको क्या ज़रूरत है. वो जब घर में शादी से पहले भी जी बाप है या भाई है, शादी के जी हस्बैंड है, आपको नहीं पता होता. पहली बात है कि ठीक है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, साथ मिलकर चलना, आगे बढ़ना, वो एक एस्पेक्ट है. पर हम ये बात कर रहे हैं कि यू नेवर नो ज़िंदगी में कब आपको वो ज़रूरत पड़ जाए. आप तो आपके जब वो स्किल होगा, वो अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर आसानी होगी, फिर आप आसानी के साथ आगे बढ़ सके, अपने उस फैमिली को लेकर चल सकेंगे. क्योंकि यू नेवर नो, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स हैं, कब किस वक्त क्या हो जाए आपको नहीं पता. तो प्रिपेयर करें अपने आप को हर उस वक्त के लिए जो कि आपको नहीं पता. तो बहुत ज़रूरी है. शम्सा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. इट्स ग्रेट टू हैव यू. बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका काम है, जो कि आप यहाँ पर ज़रा कम इसलिए कि वो सारा काम बिक चुके हैं. और दैट्स हाउ शी इज़ डूइंग इट. आपसे ब्रेक की लेते हैं इजाज़त, वापस आएंगे इस शो में. दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ गपशप हम लगाते हैं, मुझे और शुभ को टाइम का वाकई पता नहीं चलता. मतलब इतना मज़ा आता है, एक फ्लो में गुफ्तगू हो रही होती है और फिर पता नहीं हम कार रेसिंग से लेके रैली से लेके कॉम्पिटिशन से लेके कॉन्ट्रोवर्सीज तक हम पहुंच जाते हैं. लेकिन बातों बातों में हमें नहीं पता लगता कि ये नेशनल टीवी है, ड्राइंग रूम नहीं है. आज भी कोशिश ज़रूर करेंगे कि ज़रा दिल की बातें करें, आप तक बातें पहुंचाएं. बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ चुके होंगे कि हमने किन को दावत दी. एब्सोल्युटली जी. पाकिस्तान की फाइनेस्ट, पाकिस्तान की तेज तरीन खातून की मैं बात कर रहा हूँ, सलमा मरवत की मैं बात कर रहा हूँ. रेसर हैं और कमाल रेसर हैं, जिस इवेंट में जाती हैं छा जाती हैं. माशाल्लाह ने बहुत इज्जत दी है उनको, पाकिस्तान का नाम वो रोशन कर रही हैं. हर इवेंट की पहचान है जी. जब हम खवातीन की कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं और बिलखुसूस उनकी वजह से बहुत सी खवातीन इंस्पायर हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही से लेकिन अब इस तरफ आ रही हैं. सो आज सलमा मरवत से हम एक तो जो रमज़ान से पहले का इवेंट है चोलिस्तान जीप रैली जो कि उन्होंने विन की, उससे मुतालिक बात करेंगे. अदरवाइज भी एक फ़ौरन से सवाल जो माइंड में आता है ना, एक पायलट को देख के आप सवाल करते हैं ना, फाइटर पायलट को कि अच्छा वो क्या गाड़ी भी ऐसे चलाते होंगे, इसी तरह से एक रेसर से सवाल बनता है कि नॉर्मल गाड़ी भी ऐसे चलाते होंगे. वैसे अब तो थोड़े स्पीड लिमिट भी कम हो गए, तो कितना मुश्किल होता है नॉर्मल हाईवेज पे गाड़ी चलाना. यस, लेट्स वेलकम सलमा से मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक ठाक. आप लोगों ने ये बात की कि मैं आती हूँ तो टाइम का नहीं पता लगता, और मैं भी सबसे पहली मतलब क्या होता है कि मैं इधर आऊँ और आप लोग के साथ बैठ के गपशप का एक मौका मिल जाता है. क्या बात. बस अब सुबह सुबह आपको जगा देते हैं. हाँ, मैंने आते साथ ही यही बोला था. हाँ, अगर कमिटमेंट्स हो तो मैं हूँ, वरना नहीं. मतलब जब कोई काम ना हो तो मैं नहीं हूँ. आपका ड्रेस, आपका आउटफिट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. हम कह सकते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. देख वैसे हमेशा ही बड़ा मतलब वो एक तरह से होता है जैसे कस्टमाइज सा कराया हुआ है एंड ऑल दैट, राइट? बिकॉज़ सोशल मीडिया पे हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी देख रहे होते हैं. लाइक ड्रेसअप होने का, शूज अच्छे हों, ये मुझे बड़ा एक शौक ये भी है मुझे. हालांकि काम मेरे शौक सारे लड़कों वाले हैं, लेकिन मुझे ये शौक भी है. और हर स्टाइलिंग तो हम आपकी वैसे देख रहे होते हैं कार के साथ, और मतलब वो तो आप रेस के दौरान भी मुझे लगता है उससे पहले प्रॉपर टाइम लेती हैं. जो लास्ट पिक्चर उसमें ऐसा हेयर स्टाइल बना, मैंने कहा ये हेयर स्टाइल बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं. वो मैं हम तो चोलिस्तान गए थे, तो वहाँ पे तो कैंपिंग, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलता दूर दूर तक. तो वो मैं यहाँ से करवा के गई थी स्पेशली. अच्छा, ब्रेड्स मैंने करवाए थे ना, बड़ी डिफरेंट. ब्रेड्स थे वो. इतना टाइम लगता है बनाने में. हाँ, वो असल में अगर आई विश वहाँ पे कोई मतलब ऐसे कोई सैलून वगैरह कुछ होता, क्योंकि वो वही बना सकते हैं. इसमें ना आपके बाल बहुत बड़ी, असल में ना बाल बहुत सिमटे हुए होते हैं. हाँ, ये है वैसे पीछे हुए मतलब सिमटे हुए होते हैं बाल. स्टाइल का स्टाइल हो जाता है और फिर बाल सिमट जाते हैं. आपकी हाँ, बाल भी सिमट जाते हैं. बाल रास्ते में नहीं आएंगे आपके. नहीं. नहीं, वो भी करेंगे ना. गाड़ी चला. अरे नहीं ना, देखे ना, अब आप रेस पे जाते हैं ना, तो जिस किस्म की धूल, मिट्टी और पसीने और ये सब, मतलब वो मतलब हम लोग अब शीशे फुल टाइम बंद नहीं करते हैं ना, तो वो जो उजड़ी हुई हालत होती है ना, वो सिमटी हुई होती है. मैं ये कहना चाह रही हूँ. ये ज्यादा बेहतर हो गया है ना. हाँ, मैं आपको समझा दूँ. यू नो, जब आप ज्यादा ऐसे टफ एनवायरनमेंट में होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, धूल, मिट्टी, धूप, डेजर्ट, हर लिहाज से, सो
उसका एक इम्पैक्ट आता है आपकी ना स्किन पे भी इम्पैक्ट आता है, बालों पे वैसे भी तो आता मेरा है। एक सेंटेंस बहुत मशहूर है, डस्ट इज माय मेकअप, फ्यूल इज माय परफ्यूम। ओए होए, फ्यूल इज माय परफ्यूम। क्या बात। हाँ, इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल आता है। और सन ब्लॉक्स लगाते हैं, वापस आते हैं, फिर थोड़ा मतलब मेरा ये था कि मैं तो पीलिंग करवाती हूँ ना, वो बता देती हूँ, फेस पीलिंग, आपकी स्किन जो है ना, और वो एक chemical लेयर peel सी, हाँ होती है, केमिकल पील, हाँ। वो करवाती हूँ ताकि जितनी वो सन बर्न मुझे होता है। तो अगर स्किन रिजुविनेट होती रहे हाँ, साथ साथ। बिल्कुल। सो ये जो इससे हम अक्सर ये कहते हैं ना कि आपने कहा ना स्मोक इज माय परफ्यूम, नो, डस्ट इज माय मेकअप, डस्ट इज योर मेकअप। यस। सो ऐसे में मुझे याद है कि वो अगर बस डीजल वाली बस हो ना, उसका धुआं निकल रहा था, उसका धुआं मजे का लगता था। नहीं आपके साथ भी ऐसे वो है? नो, नॉट अ स्मोक, डस्ट डस्ट। Dust. अब मुझे लाइक डस्ट भी लाइक मैं कहूँ डेजर्ट वाली, आपको पता है मुझे नॉर्मली ना लाइक जो आप नहीं होती घर में आपके डस्ट आ जाती है, तो मुझे उससे एलर्जी, मुझे फौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। ओके। हाँ, जैसे सफाई वाला जो एक इशू है ना, वो मेरा बहुत है कि मेरा घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, मेरा कमरा। लेकिन डस्ट से आपको एलर्जी है और जाती है आप डेजर्ट में सीधा। हाँ, नहीं उससे कोई इशू नहीं है, यही मेरे घर उससे वाले immune कहते हो गई हैं हैं आप। कि लाइक वो मैं कहती हूँ कि शायद वो जो डेजर्ट वाली जो एक वो मतलब जो सैंड है, रेत है, उससे इशू नहीं है, उससे नहीं है। बट घर में जो डस्ट नहीं आ जाती उससे है। घर में रूटीन क्या होती है सलमा आपकी? घर में रूटीन, अच्छा नॉर्मली तो ये है कि आराम से उठती हूँ अगर कोई काम शाम ना हो सही तो, है। और उसके बाद क्या कहते हैं, नाश्ता मैं बहुत अच्छा करती हूँ, हैवी। हैवी, नॉट पराठे शराठे, लाइक प्रोटीन ठीक है। जिसमें ज़्यादा हो, अंडे शंडे, मतलब स्पिनच वगैरह, पालक, ये वो इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा खाती हूँ। और फिर उसके बाद ये कि मेरे पास काफ़ी सारे पेट्स हैं, लाइक डॉग, कैट और पैरट्स हैं, लाइक काकाटू जो होता है वो बातें करता है, वो वाला। और उनके साथ थोड़ा टाइम, मुझे ना टाइम का पता ही नहीं रहता, फिर इधर उधर पूरे घर में देखना, अच्छा जी काम ठीक हुआ है, थोड़ा सा बदमाशी करना। यानी घर में बदमाश हैं आप। हाँ, लाइक नॉट बुरी वाली बदमाश, लेकिन खुश घर होते में हैं अच्छी सब। वाली बदमाश हैं आप। हाँ, लेकिन खुश होते हैं सब क्योंकि मैं चीज़ों का ख्याल बहुत रखती हूँ। गाड़ियाँ अपनी सारी चेक करवाती हूँ मैं कि भाई सही से साफ़ हुई है, नहीं साफ़ हुई, जम करती हूँ मैं। फिर रात के टाइम में डेली लाइक हाँ, अगर लॉकडाउन ना हो, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, अगर लॉकडाउन ना हो, मैं डेली क्रूज़ पे जाती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ और वापस आती हूँ। नॉर्मली ना एक्सप्रेस हाईवे पे या किसी भी श्रीनगर हाईवे पे क्या स्पीड होती है गाड़ी की? स्पीड देखें, जितनी ट्रैफिक हो गई है ना, उसके हिसाब से उसके कम हो हिसाब से। जाती है। दूसरा ये है कि मैं राम चलाती हूँ बहुत ज़्यादा, SUVs लाइक चलाती हूँ, तो नहीं, आप गाड़ी नहीं भगा सकते, भगा जितने नहीं सकते। मोटरसाइकिल वगैरह और ये है ना, तो ख्याल करना पड़ता लेकिन है। वो एक अंदर से फील आती है, हाँ, चूंकि जरा ये बहुत। रेसर। बहुत आती है। एक अर्श तो होती होगी ना हाँ, कि गाड़ी बिल्कुल। भगा And then you दूं यहाँ control से। नहीं, yourself. अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हमें कहीं अगर पुलिस रोक लेगी ना, तो हमारी सबसे पहले वीडियोस बनेंगी। हाँ। और मेरे ख्याल से कि हम ही हैं जो यंगस्टर्स के लिए कि भाई आप नॉर्मल गाड़ियाँ चलाए, मतलब नॉर्मल स्पीड पे स्पेशल गाड़ियाँ जेन जी चलाएं। के लिए। हाँ, जेन जी के लिए। जेन जी की को समझाना भी तो है ना। इज इट डिफिकल्ट टू डील विद जेन जी? व्हाट्स योर ओपिनियन? मेरे ख्याल से नहीं, इतना नहीं है, वो समझ जाते हैं। हाँ, वो आपके साथ बहस ज़रूर करते हैं, उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और थोड़ा समझाना, मतलब आपकी अगर कहें ना एक कन्वर्सेशन वगैरह होती है ना, थोड़ा किसी टॉपिक पे, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट एट द एंड वो समझ जाएंगे अगर आपके समझाने का तरीका ठीक हो तो। वो उनको बेसिकली एक दे आर शार्प माइंडेड। शार्प माइंडेड, प्लस उनको वो चाहिए लॉजिक चाहिए ना हर चीज की। Logic जो आप चाहिए, मना कर रहे हैं ये बिल्कुल। ना, हमें तो एक आंख अम्मा निकालती थी तो हमारे जो हम बड़े स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे और हम अब नहीं वो काम करते थे। जैसे मे भी एक यंग ब्लड होता है ना, तो मतलब स्टार्ट में मतलब 2-3 साल जब हुए, जब प्रॉपर लाइसेंस मिल गया, गाड़ी चलाना शुरू की, तो जिस तरह मैं गाड़ी चलाती थी तो मतलब काफ़ी एग्रेसिव होती थी मैं, और नो कट, वो शौक होता है ना, मतलब कटिंग करना दिमाग में बैठते बैठते, तो उन चीज़ों को अगर बंदा दिमाग में रखे ना कि हम कैसे थे और हमारा टाइम भी और था, तो अभी का टाइम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अपने एक्सपीरियंसेस को और उन चीज़ों को देख के, क्योंकि जेन जी आजकल यही कहती है, आपने भी तो ऐसे ही किया था, हम भी और करेंगे। अब कुछ नहीं कह सकते उनको। आप कुछ नहीं ये कह आपने सकते, किया तो होगा। वही बात कि अगर मैं बाहर रोड पे जो है
मतलब हाई स्पीड और उस पर गाड़ी चलाऊंगी या रूल्स तोड़ूंगी, तो जेन जी को मैं कैसे समझा नहीं सकती समझा हूँ। सकते। एग्जैक्टली। तो वो जो वही देख उनको रहे हैं। एक लॉजिक चाहिए और उनको एक मैं कह सकती हूँ एक रोल मॉडल चाहिए, तो वो समझ वो जाएंगे। जो देख रहे हैं उसी को कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, कमिंग ऐसे टू ही। योर रीसेंट इवेंट जो कि रमजान से पहले था, चौलिस्तान जीत रैली जो कि आपने विन की माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। फास्टेस्ट टाइम जो Fastest time of the day, जी, बिल्कुल, उसकी व्हाट वाज trophy दैट भी लिया। टाइम एग्जैक्टली? टाइम तो मेरा 1 आवर 17 मिनट था। Okay. और 4 मतलब टोटल फीमेल थी, तो ठीक है। 2 स्टॉक में थी और 2 प्रिपेयर्ड Prepared में में थी। थी। तो वो ये देखते हैं कि सबसे कम टाइम में कौन सी फीमेल आई है, वो स्टॉक की भी हो सकती है, प्रिपेयर्ड की भी हो सकती Okay. है, तो उसको भी वो हमें एक इनाम दिया जाता है। अरे वाह, फास्टेस्ट टाइम क्या ये बात टाइटल है। एक मिलता है जीतने हमें। का इनाम अलग है और फास्टेस्ट का इनाम अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या उसकी एक अलग जंग चल रही होती है। अच्छा। जी। Okay, कि अब जल्दी ये खत्म लाइक करना है। मेल में भी और फीमेल में भी। अच्छा, आपके साथ हर दफा कोनो के वैसे मामला हो जाता है ना, कभी ब्रेक फेल हो जाती है, कभी कुछ, कभी इस दफा सब ठीक रहा? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहती सलमा हूँ मरवत ऐसा- तो सब ठीक हो? ऐसे कैसे नहीं, ट्रैक वाज वेरी डेडली, ओके। बहुत डेडली ट्रैक था। मतलब हम कह रहे थे कि ये गाड़ियों का कब्रिस्तान बना हुआ है, बड़ी गाड़ियाँ टूटी, मतलब कि काफ़ी डैमेजेस हुए थे। ये था कि मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, बस ये है कि तो हम कहते हैं कि हम ना ट्रैक को पहले, जैसे मैं लास्ट डे, बिल्कुल लास्ट डे वाली बात आपको बताती हूँ, जो रेस से एक दिन पहले मैंने रैकी की थी, वो मैंने ट्रैक कंप्लीट किया 1 आवर 10 मिनट्स में। अच्छा, वो ऐसे था कि आपको ये पता होता है कि आपके फ्रंट से भी ना लाइक ऑपोजिट साइड से भी गाड़ियाँ आती हैं। वो लोग, ये जस्ट रेस डे नहीं है ना, उस दिन Okay. लोगों को पता होता है उसे रेस check करने गए हैं, हाँ, निकले जस्ट हुए वो जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, किसी की गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं, कोई भी इशू हो सकता है। ठीक तो है। मुझे ये पता था कि सामने से कोई आएगी गाड़ी, कोई भी आ सकती है, तो मैं बहुत उस वक्त ध्यान से भी चला रही थी। तो टाइम तो बड़ा अच्छा था, 1 आवर 10 मिनट्स। तो हमने कहा मैं अपनी प्रिपेयर्ड पे जब चलाऊंगी, तो हमने एक रखा था 55-57, Okay. क्योंकि मेरी अपनी जो रेस की गाड़ी है, दैट्स प्रिपेयर्ड टकोमा, उसका इंजन है 5.7 और क्या कहते हैं सस्पेंशन भी उसका क्या कहते हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है। तो हम लोगों ने एक माइंड बना लिया कि हम लाइक 55-57 में कर लेंगे। लेकिन जब रेस स्टार्ट हुई तो हमें कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि अभी इस वक्त इस गाड़ी के साथ ये इशू हुआ है, ये इशू हुआ है, और हमें ये भी कुछ रेसर्स हैं वो बता देते हैं कि ट्रैक की ऐसी कंडीशन है, तो बी केयरफुल। आपस में आप लोग सुन रहे होते हैं एक दूसरे को? ट्रैक पे ना हर टीम के अपने अपने लाइक उनकी जो टीम्स होती हैं ना, Okay. वो क्या कहते हैं खड़े होते हैं। Okay. तो हम लोग उनसे ना किसी तरीके से रब्ता करवाते हैं और पूछते हैं, और वो खुद भी बताते हैं, क्योंकि हमारे अपने भी जानने वाले हैं, सारे रेसर्स ही हैं, एक फैमिली की Connected तरह हम होते होते हैं हैं। somehow. बिल्कुल हम कनेक्टेड होते हैं। तो खैर जब हम रेस पे गए तो ये था कि जो दूसरी फीमेल थी वो मेरे से आगे जा रही थी, मैं लाइक उनके बाद जा रही थी। तो जब हम जा रहे थे तो मुझे ये लगा कि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। मुझे अपनी स्पीड से, मैंने अपने नेविगेटर से कहा कि मैं स्लो जा रही हूँ, तो वो कहते हैं नहीं आप ठीक जा रही हैं। मैंने कहा मैं स्लो जा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे काम डाउन करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत हाँ बहुत एग्रेसिव ओवर स्पीड करती हूँ मैं। तो मुझे आहिस्ता लेके जा रहे। अच्छा मुझे एक जगह कहीं फील हुआ, मैंने कहा गाड़ी में ना इशू आ गया, क्योंकि गाड़ी ट्रैक पे लाइक नहीं आ रही थी, वो कभी लेफ्ट राइट जा रही। तो मैंने कहा ये तो लगता है कोई 4x4 वगैरह उड़ गया ना, कोई इशू आया। तो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, चलो। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अपनी स्पीड कम कर लो, लाइक गाड़ी तोड़ने से बेहतर है कि हमें ये होता है कि हम ट्रैक भी कंप्लीट कर लें। मैं हर उस रेसर को विनर समझती हूँ जो ट्रैक कंप्लीट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो खैर हम चलते गए, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे से आगे वाली जो रेसर थी उनको भी क्रॉस किया, और फिर उसके बाद आगे जाते गए। तो जहाँ पे मैंने लाइक 140-150 की स्पीड से जाना था, वहाँ मैं 80-90 पे आ गई, क्योंकि ट्रैक की कंडीशन एक तो बहुत ख़राब थी। मैं आई विश कि मतलब किसी तरीके से ना हमारे पास वो जो इनसाइड वो जो ट्रैक की हालत होती है ना, उसकी वीडियोस जो है ना वो बनी हुई हो, लेकिन ट्रैक इतना लेंथी होता है और वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि अगर हम अपने वीडियोग्राफर या किसी को वहाँ पे छोड़ भी दें तो वो वापस आने में उनको रात लग जाती है। तो खैर विदाउट 4x4 अगेन मैंने ट्रैक जो है वो कंप्लीट किया। गियर भी गर्म हो गया था, ये हो जाता है इशू। तो गियर जो है वो 3rd पे नहीं जा रहा था, और मुझे 2nd 3rd पे ही चलाना था, क्योंकि डीप सैंड थी। तो बस 4th में ये था कि गाड़ी थोड़ी सी, और सैंड में ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ वो उस तरह ज़ोर नहीं पकड़ रही थी।
तो खैर फिर भी मैंने ट्रैक कंप्लीट किया, बट आई वाज नॉट हैप्पी। फिर सबने मुझे यही कहा कि बड़ी बात ये है कि आप मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी गाड़ी को एंड तक ले आई हैं। स्पेशली उस वक्त जब तीसरा गियर काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं काम कर रहा था, 4x4 नहीं था मेरे पास कि गाड़ी कहीं अगर फंस जाती तो फिर वो फंस तो जाती। फिर इस दौरान वो जो बेचारा आपके साथ होता है हमेशा नेविगेटर भाई। नेविगेटर भाई, हाँ उसकी नहीं दोबारा हालत अभी खराब अभी नेविगेटर चेंज हुआ है अच्छा। पिछली रैली में और इस रैली में, और माशाल्लाह ताहिर भाई जो हैं उनको मुझे ना मतलब मैं कहती हूँ कि एक सही वो मुझे समझा सकते हैं कि सही। रोक सकते हैं कि ये ऐसे तब पुश नहीं करना। चेंज क्यों हो गया? नेविगेटर पहले वाला जो था मेरा वो यूएस चला गया। अच्छा, ओके। जो दूसरा था उसके साथ भी मैं काफ़ी खुश थी, वो भी बहुत अच्छा था। वो बिजी हो गए तो अभी फिर हम लोगों ने चेंज किया। ओके अच्छा, नॉर्मली जब हम नॉर्मल किसी रोड पे होते हैं ना और किसी को क्रॉस करते हैं, समा अगर थोड़ी बहुत रेस लगे तो हमें घुरी नॉर्मल कराते रोड हैं। पे नॉर्मल रोड पे घुरी करा देते हैं ना, एक हल्का से देखते हैं। हाँ। सो क्या रैली में भी ऐसा होता है जब आपने उस Overtake खत्म कर क्रॉस दिया। किया तो आपने यूं देखा, उसे एक लुक दी? अरे नहीं, इतनी स्पीड में जाते हो कुछ समझ नहीं आती उस तो वक्त। कौन नहीं, है, नहीं, क्या नहीं, है, नहीं। किसने हाँ देखा? हाँ बिल्कुल, बस उस सही। वक्त ये होता है कि बस अब क्रॉस करना है। ओके बिल्कुल हाँ, तो वो उस वक्त ये मतलब क्योंकि इस तरह की कंडीशन होती है ना कि रोड नहीं है। अब जैसे कि ये कंजेस्टेड ट्रैक होते हैं लाइक इतने वाइड नहीं होते कि आपको प्रॉपर डबल कि रोड बहुत मिले। दूर से, हाँ हाँ। कोई डबल रोड मिले फिर नहीं करेंगे ऐसे करते नहीं है क्योंकि काफ़ी फोकस होता है रोड पे। तो वो ये था कि जैसे अभी मैंने क्रॉस भी किया था तो जगह नहीं थी, लाइक एक टायर मेरा ट्रैक के बाहर था और एक ट्रैक के अंदर था, इस तरह करके मैंने क्रॉस किया था। मैं ट्रैक में नहीं थी और आपके ट्रैक के बाहर की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब होती हैं और उसकी वजह से आपकी गाड़ी को डैमेज भी हो सकता है। ओके अच्छा, कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कुछ चीटिंग वीटिंग भी हुई थी इससे पिछले इसने सेम पिछली- रैली में कोई पिछली विनर वाली में हुई कंट्रोवर्सी थी आई थी? हाँ हाँ वो जीता था आपने? विनर तो मैं ही हूँ। ये तो अभी तक क्योंकि तो controversy चाहे क्यों आई इसमें उसमें? 2-3 साल लग जाए क्योंकि इसकी न्यूज़ भी आ चुकी है, लाइक मुझे लेटर मिल जाए। एक्चुअली मैं आपको कुछ समझाती हूँ लाइक फ्रॉम बेसिक से। ठीक है। हमारे रैली में मेल फीमेल हमारे लिए कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स का अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो या आप पे पेनल्टीज़ लगती हैं, ठीक है, और पेनल्टीज़ लगती हैं आप पे, उसमें आपका टाइम कट किया जा सकता है, उसमें आपका लाइक आपको प्लस लगता है, कट में तो खैर आप जीत जाओगे, प्लस लगता है कि कोई अगर आपने रूल तोड़ा हो, और कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। फीमेल कैटेगरी का मैं आपको बताती हूँ कि जब अगर मेरे साथ मेल नेविगेटर है तो आप लाइक हमारे रूल बुक में है जो मर्जी हो जाए, लाइक कुछ भी आप सीट चेंज नहीं कर सकते। ओके लाइक आप ड्राइवर जो है वो अपनी सीट पे ही रहेगा और मेल नेविगेटर, नॉट फीमेल, फीमेल का मसला नहीं है, और जो नेविगेटर ड्राइवर जो है वो सीट नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये था कि लास्ट वाला मैंने आपको बताया भी था कि लाइक मेरी तो बिल्कुल ही गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी 16 किलोमीटर पे, बट मैं पुश किए जा रही थी और मुझे सब ने बोला कि गाड़ी रोक दे, मैंने नहीं रोका और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइक जो विनर थी लाइक उस टाइम पे उनसे मैंने 2 मिनट 30 सेकंड समथिंग कुछ पे ना मेरा डिफरेंस था लाइक विदाउट ब्रेक्स, जबकि वो सारे कहते कि लाइक किस तरह ट्रैक कंप्लीट किया। आफ्टर 3-4 डेज मुझे कुछ वीडियोस आई और उस वीडियोस में लाइक मैंने देखा कि मतलब ड्राइवर Seat change हुई नेविगेटर थी। हाँ लाइक उसमें प्रॉपर नज़र आ रहा है। फिर मैंने TDCP वालों को लाइक रेस डायरेक्टर को मैंने वीडियोस ये सारे एविडेंस भेजा। अच्छा हम लोग का एक ये भी है अच्छा कि आपने जो भी आपका इशू है वो 5 दिन के अंदर अंदर आपने लाइक वो चीज़ सबमिट Raise करनी करना है, होता है। उसके बाद नहीं लगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4th डे पे किया और ड्राइवर नेविगेटर सीट चेंजिंग पे रूल तोड़ने पे आप डिस्क्वालीफाई होते हो, बिल्कुल ठीक है। लाइक बिल्कुल आपकी रेस ख़त्म। फिर मुझे TDCP वालों ने कहा कि बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने, बहुत मतलब मुझे इसीलिए उनकी रैलीज़ बहुत पसंद है, कुछ रूल्स हैं लॉज हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम ग्राउंड रियलिटी देखेंगे। उन्होंने अपनी टीम्स भेजी वहाँ पे और लाइक जो कहते हैं ना कि वहाँ पे लोग थे उनका पता किया कि कौन थे वहाँ पे, किसने देखा, तो काफ़ी सारे लोगों ने भी बता दिया जी बिल्कुल हमने खुद देखा था ये। ओके और बाकी वीडियोस लाइक वो एक टिकटॉक की वीडियो थी और फिर उन लोगों से जो है हम लोगों ने फुल वीडियो भी मंगवाई, उनसे रब्ता किया और वो भी मैंने आगे दी कि मैंने कहा कहीं मतलब कोई और डाउट ना हो, हाँ मुझे वो प्रॉपर पूरी वीडियो आ गई थी। और वो था ये कि उनसे गाड़ी फंस गई थी दूसरी फीमेल रेसर से और उनसे गाड़ी निकाली नहीं जा रही थी
और ना निकालने का मतलब कि मतलब आप बस नहीं निकाल सकते, फिर आप किसी को बुलाओ या टो कराओ या कुछ, आपका नेविगेटर कभी भी आपकी सीट पे आके आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। और वो थी भी ट्रैक के अंदर, Okay. लाइक ट्रैक की डेविएशन जितनी भी थी उसके अंदर ही, हाँ उसके अंदर ही थी प्रॉपर। तो फिर खैर उन्होंने मुझे सारा कुछ जब देखा तो उन्होंने मुझे लाइक फर्स्ट कर दिया और उनको सेकंड कर दिया। फिर मुझे कहा भी कि अगर आपको इशू ना हो कि हम उनको सेकंड कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई, क्योंकि फीमेल है, आती हैं, रेस करती है। मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, लाइक इट्स ओके फाइन। बट इशू ये आया कि जो हमारी रेसिंग ज्यूरी है उन्होंने लाइक ये चीज़ रोक के रख दी। तो अभी तक खैर मैं इस चीज़ पे चल रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट। तो मैं कहती हूँ कि बस हमें ये नहीं है कि मुझे लाइक ऑनेस्टली ये इशू नहीं है कि उसकी प्राइज़ मनी मिले, लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत की होती है ना, तो वो जो टाइटल है वो मेरा ही है। और फिर आपको उसको बरकरार रखना होता है, बिल्कुल। उसके लिए आपकी मेहनत है, आपके रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब मैं विदाउट ब्रेक्स जो है इतना लंबा ट्रैक क्यों कर रही थी, इतना मतलब एंड तक हम क्यों पुश करते हैं। ये बड़े सरप्राइज देते हैं आपको जो ट्रैक्स होते हैं डेजर्ट के। कहीं भी किसी की भी गाड़ी ख़राब हो गई या जैसे किसी की फंस गई तो आप वो टाइम जो है वो आपको गेन कर लेते हो, आपको मिल जाता है। हाँ। तो वो अगर मतलब हमें अच्छी तरह पता है कि वो गाड़ी नहीं निकलनी थी उनसे, टो होनी थी, तो डेफिनेटली। और आपने रूल भी तो तोड़ा ना, सबसे बड़ी बात आपने रूल तोड़ा। आई थिंक देयर शुड हैव बीन द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये उनमें होनी चाहिए थी कि वो उसको एक्नॉलेज करते। हाँ, या आती बताती कि इस तरह हुआ। और बस अभी ये इशू चल रहा है। तो वहाँ से कोई राब्ता हुआ आपसे? कहाँ से? दूसरी साइड से जो खातून थी उनकी तरफ से? नहीं, मैं मतलब लॉ के साथ चलती हूँ। और जो रेसिंग ये TDCP वाले हैं, रेस डायरेक्टर, मैं उनसे बात करती हूँ। लाइक मैं इधर उधर एक्स्ट्रा बात नहीं करती। आपने तो नहीं की? उन्होंने कोई समहाउ अप्रोच करने की कोशिश की हो या कोई मैसेज पहुंचाया हो या कोई बात की हो? नहीं, मैं नहीं। या जस्टिफाई करने की कोशिश की? नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। नहीं, आई थिंक मुझे था कि शायद उन्होंने मान लिया था इस चीज़ को। हाँ, और लेकिन अफसोस ये हुआ था कि लाइक जो ज्यूरी हमारी है तो उन्हें रोका हुआ उसको। मैं माशाल्लाह से 2018 से रेस कर रही हूँ, आज तक कभी लॉ नहीं तोड़ा। और मतलब बिल्कुल ही हम फेयर चलते आए हैं, जैसे भी रेस किया बस फेयर किया। और देखे ना आपकी, देखिए 2018 में मैं गवादर रैली की थी, जो मेरी सेकेंड रैली थी। उसमें मेरी गाड़ी 3-4 बार जो है वो रेत में फंस गई थी और मैं खुद निकल के, और मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं नई गई, लेकिन मैं हाथों से रेत हटा के गाड़ी के लिए ना जगह बना रही थी। हालांकि मेरा नेविगेटर गाड़ी में बैठा हुआ था, सब कुछ मैं खुद कर रही थी। तो मतलब आप देखें ऐसे, हालांकि उसका कोई रूल नहीं था, बट मुझे था कि मैंने रेस कंप्लीट करना है, सब कुछ खुद करना है। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स फैमिली में, फ्रेंड्स में जो ना बैठता हो आपके साथ गाड़ी में, डरता हो? बड़ी बाजी। अभी कल हम जा रहे थे तो अम्मी साथ थी और बाजी पीछे बैठ जाती है, इसीलिए तो मैं थोड़ा, अब आप जब बाहर जाते हो 100 तक तो लिमिट है, बट वो गाड़ी में पीछे ज़रा ज़्यादा फील होता है। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है, ठीक है। अम्मी कहती है नहीं और भगाओ। अच्छा, अम्मी कहते हैं भगाओ? हाँ, अम्मी कहती है और भगाओ। सही है। क्या बात है। अच्छा, खुद ड्राइविंग सीट से जब हट के बैठी हो पैसेंजर सीट, टेंशन में होती हूँ, बहुत बड़ी टेंशन। बैठती हैं वैसे या यही होता है कि नहीं ड्राइव में नहीं करनी है? नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि उस दिन हम लोगों ने कहीं जाना था, ये 3-4 दिन पहले, तो सिस्टर की छोटी गाड़ी थी, आई डोंट नो कौन सी थी, आजकल जापानीज़ काफ़ी आई हुई है ना, तो वो एक गाड़ी थी उनकी, तो हम लोगों ने वही PWD जाना था वहीं पे ना। तो कहाँ से कहाँ जाना था, एक तो चैनल पे कुछ बोल भी नहीं सकते, बस जहाँ भी जाना था। ब्रेक में हमारी बात हो गई थी। बस कहीं जाना था, तो मैं बड़ी गाड़ी नहीं लेके जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा ये ईजी है। उसके साथ जब मैं बैठी तो मैं यूँ बैठी हुई थी, यूँ देखो उसको देखो, फिर आगे लाइक बिल्कुल चुप, कहती कुछ बातें तो करो ना। मैं कहीं मैंने नहीं करनी। अरे वो बहुत अच्छी चला रही थी। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं थी? आप नहीं, मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। अच्छा, बहनों में किसी और को भी शौक नहीं है ना रेसिंग का? रेसिंग का नहीं है, ड्राइविंग का है, मतलब ड्राइविंग गाड़ियों का शौक? हाँ, नहीं रेसिंग का नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप इकलौता। और गाड़ियों का भी ना, मैं कहती हूँ क्रेज सिर्फ लाइक जब मैं सब कहते हैं ना, जैसे भी रमज़ान गुजरा तो अच्छा ये दुआ कर दे, ये दुआ कर दे। मुझे भी आजकल GTR का शौक है, अम्मी GTR चाहिए। अच्छा, उस दिन बहनें कहती है GTR क्या है, मतलब उनको नहीं है इंटरेस्ट, ये कैसी गाड़ी है, ये तो इतनी अगली है, ये कोई गाड़ी है। और हम तो स्पेक्स पे जाते हैं ना, तो ये तो नहीं है कि बस देखने में कैसी है, तो वो इसलिए उनको इतना शौक भी नहीं है। वो कहते हैं बस सही है, गाड़ी है, सही है। What's the next event?
नेक्स्ट लाहौर रैली होनी थी, Okay. बट आई डोंट नो जो आजकल हालात चल रहे उस हैं पे होती है नहीं होती। इस्लामाबाद में कोई इवेंट हो रहा है सलमा? हाँ इस्लामाबाद में हो रहा है, यस। अच्छा, मेरे माइंड में था रैली से रिलेटेड, बिल्कुल इस्लामाबाद में हो रहा है। रेस फॉर्स का है। आप लोग करवा रहे हैं वो गालिबन? जी, मतलब हम रेसर्स हैं और Okay. लेकिन सीडीए जो है उनके Okay. साथ ओके, और ये कब हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है? डेट्स तो आई थी 12-13 समथिंग कुछ Okay. की, लेकिन अभी फिर वही इशू आ गए हैं, कुछ फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं सारी गाड़ियों में, हाई ऑक्टेन, दूर दूर से लाइक रेसर्स आते हैं। फिर जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर सीडीए जो अलाउ करती है हमें, ये परेड ग्राउंड में होता Okay. है, अगर वो हमें अलाउ करें और जगह मिल जाए तो हम तो रेडी बैठे हुए हैं। और उसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगी? कोई भी आ सकता है इसमें? हाँ, Criteria उसमें मेल फीमेल कैटेगरी नहीं है। Okay. इससे पहले भी 2 इवेंट हुए, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, उसमें है हेड टू हेड ऑटो क्रॉस एंड ड्रैग रेसेस। ओके, पहली है मतलब हेड टू हेड अगर आप कर लें कि 2 ट्रैक बनाए जाते हैं, उसमें 2 गाड़ियाँ एक साथ उनको स्टार्ट करवाया जाता है। और उसमें ये है कि एक ट्रैक जो है उसकी लेंथ छोटी है और एक की थोड़ी सी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बीच में हम लोग एक क्रॉस ओवर, लाइक गाड़ियाँ ऐसे क्रॉस करती हैं, बट वो एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वो जब गाड़ी पहले छोटा लैप करके आती है तब तक गाड़ी जो है वो लेंथी लैप कर रही होती है, सही। तो वो क्रॉस उनका वो बनता ही नहीं है। तो जब तक वो करके आती है वो लेंथी लैप वाले, तब तक वो छोटे लैप वाली गाड़ी गुजर चुकी होती है। तो उसमें जो सबसे पहले आ जाए, अच्छा ये काफ़ी मतलब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। हाँ, सुनने के मजा आ रहा है। हाँ, और एक ऑटो क्रॉस होता है जिसमें आपको प्रॉपर एक ट्रैक बना के दिया जाता है कोन्स के साथ, आपने कोन्स टच नहीं करनी होती, और सबसे शॉर्ट टाइम में आपने वो ट्रैक कंप्लीट करके आना। हर गाड़ी अपनी अपनी कैटेगरी की अलग होती है। फिर उसके बाद आ जाती है ड्रैग रेस, और अब पैरेलल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और लाइक ये सेकंड्स की गेम है। कि कौन पहले? यस, ओह वाओ, अगेन ये तीनों कैटेगरीज बहुत मजे की हैं। लेट्स सी कि ये इवेंट अब कब होता आप है। लोग आइएगा इंशाल्लाह। जरूर, इस्लामाबाद पहले में तो हम आएंगे। हाँ, इस्लामाबाद का इशू भी नहीं है आप लोगों को, इंशाल्लाह, बिल्कुल, और काफ़ी मज़े का इवेंट होता है। Great जी, looking forward for that event. Thank you very much Salma for joining us today. It's great to have you always. Thank you. Thank you, कि thank आप you so much. हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल से आप टाइम निकालती हैं, नहीं नहीं, आप लोग के लिए मैं आ जाती हूँ, ज़रूर आती थैंक हूँ, यू बहुत मज़ा आता खुश है। रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। लास्ट फ्राइडे इट वाज थिएटर डे, सो हमने सोचा कि थिएटर की बात तो यूँ तो होती रहती है, हम बहुत से थिएटर आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात भी कराते रहते हैं जो कि पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर जहाँ जहाँ पे थिएटर को समझा जाता है, देखा जाता है, उसकी पजीराई है, उससे मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं। आज एक ऐसे ही ज़बरदस्त एक्टर ने हमें ज्वाइन किया है, थिएटर भी करते हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने एक फ़िल्म भी की है। उन्होंने काम वो हेयर एंड देयर वाला चक्कर नहीं है, देयर वाला चक्कर है, कनाडा में सारा काम उन्होंने किया है, वहीं का थिएटर, वहीं की फिल्म, और वहीं पे उसके फिल्म की जो है वो रुनुमाई भी हुई। सो आज आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे। चाइल्ड स्टार के तौर पे आए थे और माशाल्लाह कई साल हो गए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मॉडलिंग भी करते हैं। हमजा इलाही, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू शोएब एंड सबीन, थैंक यू फॉर Thank you. इनवाइटिंग मी। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। कितने टाइम बाद चक्कर लगता है? मेरा डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स, मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स तो कनाडा में होते हैं, लेकिन कभी ना कभी जब से यहाँ पे पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको ज़रूर देखने आते हैं, क्योंकि अपनी रूट्स के साथ तो फिर कनेक्टेड रहना होता है। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल। थिएटर ज़्यादा पसंद है या एक्टिंग, मूवी या ड्रामा की फॉर्म में? थिएटर बहुत क्लास है, आपको उसी वक्त उस चीज़ का पता लग जाता है। इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। हम यहाँ पे बहुत से रीटेक्स ले सकते हैं, बहुत सा क्रू खड़ा है जो हमें हेल्प आउट कर रहा है। वहाँ पे स्टेज को समझना, लाइट को समझना, अपना पोज को समझना ऑडियंस के लिहाज से बहुत बहुत मुश्किल है। वहाँ पे आपको फिल्म, ड्रामा, जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग या कैमरा आ जाए, उसमें आपके पास असिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग द मूवी जब हम बना रहे थे, हमने एक ही शॉट को 7 एंगल से लिया। आखिर में एडिटर ने सोचा नहीं, ये 7 एंगल ठीक नहीं, हम ये सीन कट करके ऑडियो ही लगा देंगे। तो आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा खेलने के लिए। थिएटर में मार्जिन ही नहीं है। आपको जो डायरेक्टर ने असिस्ट कर दिया, आप उससे एक स्टेप ऊपर पीछे हो गए तो आपका जो अगला एक्टर है वो फंबल हो जाएगा। उसे क्यों नहीं मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा, और वो क्यों देखता रहता है। जहाँ पे मैं कोई क्यों भूल जाऊँ फिल्म में, सिर्फ एक लफ्ज़ मारते हैं हम,
लाइन प्लीज, और वो कट होके लाइन आ जाती है और वहीं से आगे काम So शुरू film is easy. making it easy. To play it, it's difficult. To play theatre is extremely difficult in terms of that. ओके So कनाडा में अपॉर्चुनिटीज ये टैप करना रिलेटिवली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मुझे समझाएं कि एक्टर्स के लिए आसान होता है, यू नो, एनवायरनमेंट एंड चीज़ें. बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एक हम साउथ एशियन लुक में हैं, अगर वहाँ पे कोई एक कैरेक्टर क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल कि एक साउथ एशियन मेल वी नीड बिटवीन 25 and 35 और मैं उसमें फिट करता हूँ, तो मेरे साथ 15, 10, 20, 25 और लड़के भी कास्टिंग कॉल पे मौजूद हैं. तो हम तो हैज़र्ड पे सीख रहे होते हैं और अपनी सारी गलतियों, पिछली माजी गलतियों को भुला के आगे चल रहे हैं. प्लस साउथ एशियन बेस्ड रोल हॉलीवुड या कनेडियन फिल्म इंडस्ट्री में निकलना अब बहुत मुश्किल हो गया. अब बड़े बड़े नाम जिस तरह रिज अहमद आ गया है और बड़े बड़े मिनहाज हसन मिनहाज है, उन्होंने क्रिएट तो किए हैं रोल्स. अब किसी न किसी हॉलीवुड या कनेडियन मूवीज़, जो कि दोनों ही हॉलीवुड ही हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा रोल निकल आता है कि दे हैव टू यू नो डाइवर्सिफाई द मूवी, दे पिच इन अ साउथ एशियन रोल. तो वो रिक्वायरमेंट आ जाती है. एनवायरनमेंट आ जाती है. टू क्लिक ऑन दैट रोल you need a very good agent, you need a very good PR person to get you that, and it's extremely difficult. I was extremely lucky to get casted into this film. I thank God at all times कि मुझे ये रोल मिल गया मैं बहुत छोटे से रोल के लिए था. और वो कहते हैं ना, जौहरी की आंख होती है जो हीरा देखती है. तो मेरी राइटर और डायरेक्टर रुबीना फैसल साहिबा ने मुझे रिक्वेस्ट की दूसरी कास्टिंग कॉल पे कि आप इस छोटे रोल के लिए दोबारा क्यों अप्लाई करते हैं, आप लीड रोल के लिए अप्लाई करें या विलन के लिए अप्लाई करें. हम आपको इस रोल में नहीं देखते, मुझे ये आप पे सूट नहीं नज़र आता. मैंने तो कहा कि जी मैं करो व्हाई नॉट. फिर उनसे वो रोल दिया, फिर विलन पे भी उनको पसंद नहीं आया, और फिर उन्होंने चौथे या पांचवें कास्टिंग कॉल पे उन्होंने मुझे लीड कंफर्म किया. अच्छा. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, दिस टुक थोड़ा सा फिल्म के बारे में भी हमें बताएं ना. Sure. ओवरऑल अपने रोल के बारे में बताएं, एंड ओवरऑल कितना सक्सेसफुल गया ये प्रोजेक्ट. बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह. ये $1 प्रोडक्शंस की मूवी है. कलीसा मेरे आगे, इससे पहले वो 2 मूवी और कव्वा और व्यापारी बना चुके हैं. और वो बेसिकली जो राइटर और डायरेक्टर हैं, वो बेसिकली आर्ट मूवी को थोड़ा सा कमर्शियल करने की कोशिश कर रही हैं. टॉपिक बेस्ड मूवी हैं, ये रोमांटिक मूवीज़ नहीं हैं, और इसमें इस तरह के वो आप आतिफ असलम टाइप, शान टाइप रोल्स और रोमांस नहीं देखेंगे. वो उन टॉपिक्स को उजागर कर रही हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं. उनकी जो पहली मूवी थी कव्वा, वो डाइवोर्स के बाद दोबारा रीमैरी का जो कल्चर है उसके ऊपर थी. वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. जब वो आई तो लोगों ने कहा कि आपने तो पाकिस्तान का नाम इधर कर दिया है बुरा, इतनी कंट्रोवर्शियल बात करने की क्या ज़रूरत थी, ये था वो था. लेकिन शी फोर्ट बैक, और वो एक लेजेंड है वहाँ पे कनाडा में. ख़ुद भी वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सी उनके अफसाने आ चुके हैं. तो वो ऐसे रोल्स लेती हैं. व्यापारी में भी उन्होंने मेल प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बात की. जो लोग फीमेल प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं, मेल प्रोस्टिट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है. उन्होंने व्यापारी में उसके ऊपर बात करके दिखाई, और इतनी हिट मूवी थी. और हमारे ऊपर जो ये फिल्म बनी कलीसा मेरे आगे, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब कलीसा उसको समझें वेस्ट को, और काबा जो गालिब का शेर है उसको पाकिस्तान या आप अपनी साउथ एशियन कंट्रीज़ में समझें, तो हम जब पीछे से वहाँ जाते हैं तो हमारा जो एडजस्टिंग पीरियड है वो बड़ा मुश्किल है एक बंदे के लिए जो अपनी फैमिली को ईस्टर्न वैल्यूज़ देना चाह रहा है लेकिन वेस्ट में फंस गया है. मॉर्गेज नहीं लेना चाह रहा है क्योंकि इंश्योरेंस का मसला है, वो इंटरेस्ट को हराम समझ रहा है. क्या मैं अपने एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड के साथ या कॉलीग के साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ, क्या ये नॉन हलाल प्रैक्टिस है. तो इन बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ साउथ एशियंस के प्रॉब्लम्स को इस फिल्म में जो है उजागर किया गया. उसमें हल्का सा कमर्शियल टच डालने के लिए बहुत अरसे के बाद जो है उन्होंने पंजाबी एक गाना है अख लड़ी बदो बदी, उसको बाकायदा उसके लाइसेंस हासिल किए. और जब से वो पहली दफ़ा फिल्म में आया था उसके बाद मेरे पे वो फिल्म आया गया, जो कि वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. और मेरी डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप डांस कर लेंगे. मैंने कहा मैडम मैं वो वाला डांस तो नहीं कर सकता जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं. तो उन्होंने कहा कि हम इसको पंजाबी टच देंगे. क्या आपका कोई पुराना पंजाबी हीरो जिसको आप जानते हो या देखते हो? मैंने कहा जी सुल्तान राय साहब, मरहूम लेजेंड. उसके बाद मैं शान को लुकअप करता हूँ.
तो उन्होंने कहा बस आपने वही करना है। तो बस मैं खड़ा हो गया और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा जो हमारे साथ लड़की हैं वो टिया एंड्रियानी, उन्होंने ये गाना किया। शी इज़ वाइट और उसके लिए बहुत मुश्किल था पंजाबी अंडरस्टैंड करना पहले इसको शायद। अंडरस्टैंड करना कि आँख क्या चीज़ है और लड़ी बदो-बदी क्या चीज़ है। बदी क्या चीज़ है उसको तो आपने समझाया उन्हें? जी बिल्कुल, एक एक क्योंकि वो मुझे नहीं पता बदो तो चलिए ठीक है। जबरदस्ती ना, जबरदस्ती हाँ। अच्छा, जबरदस्ती तो उसको एक एक लफ्ज़ समझाया गया, एक एक चीज़ समझाई गई। और उनके जो हमारे कोरियोग्राफर थे वॉल्टर, उन्होंने बड़ी मेहनत की उनके साथ। हमारी डायरेक्टर ने खुद एक एक स्टेप करके दिखाया हम दोनों को। सही। मेरा काम आसान था। हमसे कोई डायलॉग फिल्म का भी हमें सुनाए, हम आपको एज एन एक्टर देखना चाहते हैं। तो जब ये गाना ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें मेरा एक बड़ा शाय मर्द का रोल है कि जो दबा हुआ है और ईस्ट से अभी वेस्ट आया है और उसको इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ एमलगमेट नहीं हुई, अभी वो उस तरह जैली नहीं हुआ। तो एक दिन वो फजर की नमाज उसकी डिले हो जाती है और वो ख्वाबों में टिया एंड्रियानी के साथ अख लड़ी बदोबदी कर रहा है और वहाँ से उठ के उसकी बेगम उठाती है और वो उठ के बाथरूम की तरफ भागता है और बाथरूम में जाके वो मुँह धोता है और मुँह धोते धोते उसको अपने मौलाना साहब याद आते हैं जो कि इस फिल्म में विलन का रोल अदा कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, क्योंकि वो उनसे इतना इन्फ्लुएंस्ड है और वो उसको इतना दबा के रखते हैं कि वो कुछ नहीं है। तो वो मुँह धोते धोते करता है, मुँह धो रहा होता है और उसकी शीशे पे नज़र पड़ती है और शीशे के पीछे उसको मौलाना नज़र आते हैं। तो वो अपने साथ ही बातें करता है, मौलाना साहब न जाने आजकल ख्वाबों में क्या चल रहा था, यूँ टिया का ख्वाब में आ जाना और मेरी फजर की नमाज कज़ा हो जाना। मौलाना साहब ठीक कहते हैं, ये दुनिया एक धोखा है और इसी वजह से मैं इसमें फंस गया हूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और यहाँ पे कट हो ओह वाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एकदम से यू नो रोल चेंज हो जाता हाँ, करना पड़ता है। जबरदस्त। अब वो इतना आपने गाना सुना होगा, यू नो पिक्चराइज करते हो, याद भी आपको हो गया होगा। थोड़ा सा हो जाए ना। वैसे तो नूर जहां साहिबा का जबरदस्त ही गाना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमजा भाई थोड़ा सुनाए ना हमें, अख लड़ी बदो मेरी बदी। तो इतनी अच्छी आवाज़ नहीं, मैं कहा मैडम को नहीं नहीं, फिर भी कोशिश चल। बहुत से लोगों ने कोशिश की है। हाँ, बहुत से लोगों ने कोशिश की, हम भी एक कोशिश मार लेते। वो ही कोशिश ना ये करें, ना हो, लेकिन ये वाला क्योंकि वायरल हो मैडम जाए। का जो गाना है ऑब्वियसली उसको हम सब बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ओवरऑल। फिल्म का मेन सॉन्ग वैसे है जिंद वतना तो दूर, ये अमानत अली ने गाया है। ओके। जी। वो याद है तो वो कर लेते हैं। नहीं, हम दोनों कर लेते दोनों हैं। कर लेते हैं। हाँ, पहले अख लड़ी बदो बदी। हमने तो एक बात की थी, मुसीबत दोनों से। हाँ, चल ठीक है जी। जिंद वतना तो दूर निमाए, जिंद वतना तो दूर, होया इश्क उदार से आ गई। अब डायलॉग याद नहीं है पूरे। बन के परया पूर्णिमाए, जिंद वतना तो दूर। बेसिकली ये सारा गाना ओवरसीज के बारे Overseas में के लिए। तो वो जब अपनी स्ट्रगल में होता है, घूमता फिरता है, तो उसको अपनी वालदैन और पीछे जो है काबा आता है। Yes. और वो मशहूर ज़माना जो गाना है, हो जाए। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, अज नहीं किसी ने देखी, मजा लिए अजदा आए हाय। अच्छा, मैं देख रही हूँ, फील भी आ रही है। वो याद आ गया ना। मुझे तो ऐसा लगा दोबारा कट हो अच्छा, गया। वो इन्होंने बताया कि शुभ कहते हैं कि डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, तो मैंने सिर्फ डांस में खड़ा हुआ था, सिर्फ मेरे शान और वो क्या सुल्तान था, स्टेप क्या था हमजा भाई? स्टेप तो सिर्फ यही था कि अख लड़ी बदोबदी पे मैं सिर्फ एक दरख्त के पीछे से निकलता हूँ। ओह गॉड। बिल्कुल, हमने उसको दिखाया है कि वो एक ईस्टर्न लड़का है और वहाँ से निकल के आया, तो उसके ज़हन में अभी तक वही पंजाबी मूवीज ही चल रही हैं। सही। तो जब अख लड़ी बदोबदी पे वो बस ऐसे आके खड़ा होता है और वो लड़की खुद ब खुद ही उसके करीब डांस करती रहती है और मेरे स्टेप में बस यही That's है। it. आपका स्टैटिक डांस है। स्टैटिक डांस है। मुझे तो ये लगा डांस की proper नई बड़ा- जहत आपने मुतारिफ कराई है वहाँ पे। वो वो टैब सुल्तान में राय ना- को ही हमने किया था। Yes. उन्होंने भी आगे खड़ी होना खड़ी है, जो होना मैंने था। घूमना ही फिरना था। हमारा ये जो गाना अख लड़ी बदोबदी में हुआ, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हमने इसको अपनाया, वाओ। लेकिन डायरेक्टर साहबा का ख्याल था कि जो कनाडा का विंटर है वो दिखाया जाए। -30 की सर्दी थी ओके। और मेरा भाई
मैं तो हिम्मत देता हूँ मेरी को एक्टर को कि वो किस तरह डांस कर लेती थी। मैंने हैवी जैकेट पहनी होती थी, ऊपर एक कंबल लपेटा होता था, मेकअप वाला बंदा साथ होता था जो कहते थे कि हाँ जी शॉट रेडी है, फौरन कंबल फौरन कंबल उतर था। हम 30 सेकंड का एक स्टेप करके दोबारा उसमें आते थे। पूरे दिन में ये गाना शॉट हुआ। -30 पे। जी जी, आई मीन दैट वाज द टफेस्ट। बहुत टफ थी। जितने भी इंडोर थे वो बहुत थे, जितने भी आउटडोर शूट थे क्योंकि हम कनाडा की विंटर्स थोड़ा सा दिखाना चाह रहे थे ऑन पर्पस। समर्स तो बहुत प्यारी है, विंटर्स भी दिखाना चाह रहे थे कि थोड़ा स्नोफॉल हो, कोई चीज़ें नज़र आएँ, क्योंकि वो थोड़ा सा खुद भी विंटर वेदर डिप्रेशन में ले जाता है और वो मूवी का थीम भी ऐसा ही था, कुछ ऐसा। तो आई थिंक दैट वाज अ रियली टफ शूट टुडे, रियली टफ। सबके लिए सारा क्रू और स्पेशली कैमरे के सामने जिन्होंने काम करना, क्योंकि वो आप कंबल लेके तो नहीं रह रहे, थ्रू आउट बैठ सकते, उन्हें एक्टिंग करनी है, एब्सोल्युटली डांस करना है। एब्सोल्युटली। हमसे अगर मौका मिले पाकिस्तान में एक्टिंग करने का तो उसको करेंगे ऑप्ट आप? जी बिल्कुल करेंगे ऑप्ट अप। अगर हमें क्यों ना मौका मिले तो क्यों नहीं ऑप्ट अप करेंगे। किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? सबा कमर। नाइस चॉइस, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, नो डाउट, शी इज अमेजिंग। यमुना जैदी इज अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छे टॉपिक्स पे उन दोनों ने काम किया हुआ है। क्योंकि हमारे थिएटर में भी जितना भी मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने अभी तक स्टोरी के बजाय हमने टॉपिक बेस्ड काम किया। जो मेरा पहला थिएटर था आर लंदन फैमिली, वो उस फैमिली के बारे में था जो कि कनाडा में इस्लामोफोबिया का सबसे पहले शिकार हुई और सबसे बड़ा शिकार हुई। वो लंदन ओंटारियो में पूरे ख़ानदान को एक शाम वॉक करते हुए एक सफ़ेद फार्म शख्स ने अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया, और ये इतना बड़ा वाक़या था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनके घर तक विज़िट किया और वहाँ के सीएम ने भी विज़िट किया और वहाँ पे बहुत बड़ा हुआ। तो हमने उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पहले साल ही ये थिएटर प्ले बनाया। ऑफ कोर्स उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी को यूज़ नहीं किया गया, और इंस्पायर्ड बाय दैट, इसलिए उसका नाम आर लंदन फैमिली था। इस वक्त जो मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट जून में आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है जी, फ्रॉम द एशेज आ रहा है। ये भी टॉपिक बेस्ड है कि सीरिया की एक फैमिली जो इमिग्रेट की उस वक्त के वॉर के बाद, और उन्होंने सोचा कि हम अब पीसफुल तरीन दुनिया की कंट्री कनाडा में शिफ्ट होकर वहाँ पे रहेंगे, और एक शाम उनके घर को आग लग जाती है और वो सारी फैमिली जो है बर्न डाउन जो होती है। तो वो समझ रहे थे कि हमने वॉर एस्केप कर ली है, तो इसलिए हम उसको फ्रॉम द एशेज उसका नाम है। और ये दोनों इंग्लिश में प्ले थे, वैसे फ्रेंच में भी होते हैं, ये दोनों इंग्लिश में प्ले थे। इसमें फ्रॉम द एशेज में मैं जो है उस फैमिली के फादर का रोल प्ले करूँ, क्योंकि मोस्टली उसमें उनके 4 छोटे बच्चे थे, वो मेरे से कम उम्र बच्चे अर्ली टीन्स के प्ले कर रहे हैं, मैं फादर प्ले कर रहा हूँ। और आर लंदन फैमिली में हमने जो आखिरी सीन दिखाया था और जुडिशरी की पावर को दिखाया था, तो उसमें मैं एज अ जूरी प्ले कर रहा था, जिसमें उस शख्स को जिसने ये इतना हॉरेंडस इंसिडेंट किया उसको सज़ा हुई। तो हमने वो उसमें दिखाया कि एक ही उनका बच्चा बचा था, अब मैं नाम नहीं लूँगा फॉर द रीज़न, और फिर वो डिसेबल हो गया फॉर लाइफ, तो उसको वहाँ पे लाया जाता है और वो अपने वालदैन और दादी और बहन के कातिल से पहली दफ़ा आई टू आई मिलता है। तो हमने उस सीन को रख के, तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन, वेरी इमोशनल सीन फॉर अस टू परफॉर्म एंड फॉर द ऑडियंस टू कंज्यूम दैट। सो उधर जो है थिएटर जो है वो मोस्टली टॉपिक बेस्ड चल रहा है, या फिर पुराने शेक्सपियर के ड्रामे चल रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। नया ब्रॉडवे भी आ रहा है साथ साथ, लेकिन आई प्रेफर कि जी टॉपिक बेस्ड हो, ताकि आपका मैसेज अच्छा जाए, कोई अच्छा सा मैसेज हो, आपकी ऑडियंस को कुछ समझ आए, और कुछ अच्छी इंटरटेनमेंट के साथ अच्छा सा कोई मॉरल एंजॉय करें उसको। जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी लेके जाए ना कोई। हमसे खुद किस तरह के रोल्स आप एंजॉय करते हैं, प्रेफरेंस क्या होती है? मेरी प्रेफरेंस, आई लव टू बी अ विलन। मुझे विलन बनना बहुत, थिएटर में तो बने होंगे काफी मरतबा। थिएटर में बना हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें विलन बनूँ। मैंने विलन के रोल के लिए ही अप्लाई किया था मूवी में, सही। और वो नहीं, हमें हीरो चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, मुंडा पप्पू का। तो वो उस तरह वो बात बनी, उन्होंने कहा नहीं जी आप कहीं से विलन लग ही नहीं रहे हैं, आप कहाँ से मैं आपको विलन ले, 2 मारने लगना शुरू हो जाते हैं। वो रोल में ऐसा बन ही नहीं रहा था। और प्लस मेरे वाले साहब बहुत पहले अर्ली 91-94 में पीटीवी से उन्होंने ड्रामा किया था
शहबाज, उसमें वो विलन आए थे, तो एक इंस्पिरेशन थी। फिर उसके बाद उन्होंने किया था मुझे सांस लेने दो, सैयद शाकिर उज़ैर होते थे पीटीवी में पुराने डायरेक्टर, उनके नीचे ये ड्रामे किए थे। फिर अब्बू ने गेस्ट हाउस किया हुआ था, और मुझे अभी भी याद है, मैं जब पीटीवी में आपके एंटर हो रहा था, मुझे इतनी पुरानी यादें आ रही थी, इतनी पुरानी यादें आ रही थी कि कितने अच्छे अच्छे टाइम थे। अफजल खान साहब, जॉन रैबो साहब, वो सैयद शाकिर उज़ैर के साथ बैठे होते थे, तो हम छोटे छोटे होते थे, तो आके अंकल कहते थे, अंकल इसको कहे ना वो जॉन रैम्बो करके दिखाए हमें, वो बाल उड़ा के दिखाए। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो। अफजल भाई तो हमारे बड़े भाई भी हैं, सीनियर हैं, और मतलब बुरा ना मनाए, मैं तो उनको लुकअप ही करता हूँ, माशाल्लाह इज़ ग्रेट, और माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और जब तो आपने बात की, जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे एक ऐड में लिया गया था। ओके, हाँ, तो ये टीवी और कैमरे के साथ रिश्ता बहुत पुराना है, Okay. बहुत पुराना। क्या बात है। अभी इस वक्त एड्स कर रहे हैं या नहीं? जी, मैं Ads भी कनाडा कर में रहे कर रहा हूँ। एक एक्टर के लिए पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंज होता है? फॉर एग्जांपल हम अक्सर देखते हैं ना कि जब आप कोई स्पेसिफिक रोल करते हैं, वो अगर रोमांटिक रोल आपने किया तो घर से ही एक आवाज़ आ जाती है, भाईजान किथे? तो ये आवाज़ आपके घर में भी आती है? रोज़ ओए, रोज़ के लिहाज से मैंने अपनी बेगम को भरपूर एतमाद में लिया कि इसमें ये काम है, और वी आर प्रोफेशनल्स, और Of course, मुझे acting यहाँ पे तो मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेंट फॉर्म हम साइन करते हैं बाय द कैनेडियन लॉ, कि हम एक दूसरे को हाथ लगा सकते हैं ड्यूरिंग आप फिल्म एक्टिंग और शूटिंग। तो वो सब पार्टी साइन करती हैं, तो हम आगे शुरू करते हैं काम। तो मैंने भाई इट्स अ प्रॉपर थिंग, क्योंकि आपको पता है हरासमेंट का केस होते वक्त 1 मिनट लगता है। तो बेगम को एतमाद में लिया, उनको बताया, और पर कभी भाभी ने डिसप्लेयर का इजहार किया हो? एवरी डे मेरे बच्चे रोज़ाना कहते हैं, बाबा हम आपका गाना लगा के देखें, और आप कहते हैं नहीं। नहीं, मैंने कहा बेटा ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा घर पे, इसको रहने दिया जाए। तो जब भी बेगम को गुस्सा चढ़ता है और कोई बात उससे मनवानी होती है, तो फिर वो घुमा के ले आती है कि हाँ वहाँ पे तो बड़े डांस होते हैं, तो बड़ा बात मानते थे। हाँ नहीं, वहाँ पे तो बड़े डांस होते हैं, हाँ। यहाँ पे आपसे हंसी नहीं निकलती मेरे सामने। अच्छा, वैसे आप सीरियस पर्सन हैं, पर्सनालिटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं है। नहीं, मैं हंसना खेलना पसंद करता हूँ, सीरियस पर्सन नहीं रहना Okay. पसंद। हाँ, बस ऑन द आई जॉब। थिंक ये आपकी पूरी फैमिली शायद इसी हाँ। तरह से लाइवली लाइवली जॉली। है, या आप हमारे अब्बू से भी मिलने, ऐसे ही है। आप हमारे दोनों भाइयों से आप मिलते रहते हैं, बिल्कुल उनसे ऐसे ही मिलने। तो हम ऑन द कैमरा और होते हैं, ऑफ द कैमरे हम जो झुकते हैं एक दूसरे को लगा रहे होते हैं, तो वी एंजॉय इट। मैं तो अपने सेट पे भी जैसे ही कैमरा कट होता था सबको झुकते लगाना शुरू कर देता था, क्योंकि कुछ तो स्टार समझते थे, कुछ हमारा क्रू जो था वो कैनेडियन था, तो उनको समझने में उनको हम दिक्कत। पंजाबी में जुगते लगा के फिर उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताते थे कि इट्स डिफिकल्ट एक पंजाबी की जुगत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, Oh और उसका my वो वो फन खत्म हो जाता है। वो 15 मिनट करके उसको जुगत समझ आती थी। हमारा एक साउंड मैन था, तो वो बिल्कुल ही खामोश रहता था, सारा दिन खामोश रहता था। हम कहते थे यार तू लकड़दा बाम है, तू खामोश क्यों में रह लेना। फिर आपने तो एक्सप्लेन किया होगा। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि लकड़दा बाबा होता क्या है, तो वो उसने समझ आने के बाद भी वो खामोश रहा था। फिर मैंने कहा भाई तू रह ऐसे तू ऐसे ही तो वो टाइम तो बड़े अच्छे याद आते हैं कि हमारी शूटिंग थी, हमारा टाइम अच्छा गुजरा। तो कोई ऐसा वो चाहे फिल्म की एक्टिंग में या फॉर दैट मैटर थिएटर के वक्त में कोई डायलॉग भूल गया हो, या समटाइम्स थिएटर में होता है ना ऑडियंस से कोई ऐसा कमेंट आ जाता है और आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स आप एंजॉय भी करते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपके साथ पेश आई हो? एक्टिंग में तो बहुत दफ़ा डायलॉग भूला, क्योंकि कुछ मुकालमे थे जो कि बहुत ज़्यादा लंबे थे, जिसमें हम मियाँ बीवी ने उस टॉपिक्स को भी डिस्कस किया। ओके। वो इतने ज़्यादा लंबे थे कि एक रात हमारी रात 2 बज गए और एक एक्सप्रेशन मुझसे निकल ही नहीं रहा था। तो डायरेक्टर साहिबा ने बड़ी मेहरबानी की, आधे घंटे की ब्रेक ली, उन्होंने कहा कि भूल जाएं फिल्म को, भूल जाएं किसी को, आप बाहर जाएं, चाय पिएं, इजी हो जाएं, दोस्तों के साथ बैठें, उसके बाद सेट पे वापस आएं और फिर हम करें। और फिर हमने किया, और मेरी जो कॉलीग थी किरणदीप कौर, उसने बड़ी हेल्प की मुझे वो डायलॉग याद करने में। कि उसने कहा मैं ये कहूँ कि आखिर में तुम इससे ये वर्ड याद कर लेना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है। और थिएटर लाइव में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने उसमें क्यूज़ रखे होते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे लाइन भूल गया, तो तुम अपनी लाइन दोबारा रिपीट कर लेना, या उसको कुछ और करा देना, या मेरा पहला वर्ड बोल देना ताकि मुझे क्लिक हो जाए। क्योंकि हम यहाँ इधर तो कह सकते हैं लाइन प्लीज, तो वहाँ नहीं कह सकते। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग कट लाइव करेंगे है ना, ये लाइव।
तो देखिए केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत, आपके को एक्टर्स support, जब सपोर्ट बहुत पूरी टीम एज ए टीम आप चल रहे होते हैं, अदरवाइज तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल भी होता है। बातें तो मेरा ख्याल है हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ। आखिर में कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को। जी या मैं सबा कमर को फिर मारा खान को ना दे दें सीधा ही सीधा ही हाँ जी प्लीज़ हमारी मूवी जो है आउट हो चुकी है और कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में लग चुकी है, होपफुली यूके में भी कुछ अरसे तक लग जाए। आप अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को और पाकिस्तानी एक्टर्स को जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस मुल्क में भी हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे से आगे बढ़े। हम एक दूसरे को साथ लेके चलें, एक दूसरे के बाजू बने, रादर देन कि हम एक दूसरे के साथ उनकी नेगेटिविटी शेयर की जाए। आई लुक अप टू ऑल ऑफ माई एक्टर्स इन पाकिस्तान। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ कि आपके साथ काम करने का मौका मिले, और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू एंड PTV। It's just homecoming for me. This is home. Thank you very much Hamza Ali. Thank you very much for joining us today. It's great to have you and all the best जी, आप अगले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। नाज़रीन इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल रादर मंडे को। अल्लाह हाफिज़।